इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 396। क्या मास्टर होंग मर चुका है? ये कैसे संभव है? उसने ऐसा कैसे किया? फुफकार, क्या उसने उसे अपनी आंखों से मारा? हमने ये भी नहीं देखा कि उसने उसे कैसे मारा। ये बहुत भयानक है। इसे देखने वाले कई लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने 20 मीटर दूर से अपनी हथेली को धीरे से हिलाया और फिर एक वू दाओ ग्रैंड मास्टर तुरंत मर गया। वह कौशल क्या है? जो लोग मार्शल आर्टिस्ट या कम रैंकिंग वाले मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वे इसे समझ नहीं पाए। उन क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर्स ने जब वह दृश्य देखा तो उन्होंने लगभग अपनी जीभ काट ली। ये कौन सा राक्षस है? उन्होंने महसूस किया कि उस पल मास्टर होंग के शरीर के चारों ओर अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा बन गई। इसने उन्हें एक पल में कुचल दिया, जिससे उन्हें विरोध करने का समय नहीं मिला। उस रहस्यमयी क्षमता ने उन्हें डरा दिया, जिससे उन्हें ठंड लगने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर वह आदमी उनसे लड़ता तो वे सभी पहले ही मर जाते। वहां मौजूद कई वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स, वे भी बहुत हैरान थे। आध्यात्मिक ग्रैंड मास्टर फैंग रुशान की आंखें चौड़ी हो गईं। यह ऐसा है, ये लड़ाई ही किंगटियन और लेई तियाननान के बीच नहीं, बल्कि उसके बीच है। सबसे बाईं ओर लिंगटियन तलवार संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर लैन ने जब रणविजय को अपना हाथ उठाते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी घूम गईं। उसे लगा कि उस आदमी के हाथ से एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, जो ज्वालामुखी विस्फोट या शक्तिशाली हथेली की तरह थी। इसने मास्टर हॉर्न को एक पल में जकड़ लिया और उसे चींटी को मारने की तरह मार डाला। इस आदमी में कम से कम एक शिखर मध्य चरण के ग्रैंड मास्टर की शक्ति है। शायद वह अंतिम चरण में भी हो। कब से हांगकांग में इतना युवा ग्रैंड मास्टर है? लियांग हाओ और लियांग मेंग की, जो दाईं ओर थे, दंग रह गए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! लियांग हाओ अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाया। उसने आश्चर्य से कहा, बॉस कमाल का है। उसने एक पल में वू दाओ ग्रैंड मास्टर को मार डाला। क्या मैं गलत हूँ? हे भगवान, एक क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। एक साधारण ग्रैंड मास्टर भी ऐसा नहीं कर सकता, जैसे कि मैं। हे चेन ने गहरी सांस ली और सदमे में कहा, मुझे लगता है कि उसके पास एक लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर की शक्ति है। वह केवल अपने हाथों को हिलाकर लोगों को मार सकता है। ये भयानक है। उर्रप! लियांग हाओ हैरान रह गया और लियांग मेंग की भी बोल नहीं पा रही थी। पहाड़ी के पीछे झाओ फैंग, आहू, काजल और कई अन्य लोग भी ये देखकर दंग रह गए। मास्टर बहुत ताकतवर है, वह कमाल का है। सच में, झाओ फैंग चिल्लाया, जबकि अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा था, यह एक साधक है। यह मेरा गुरु है। मालिक कमाल का है। आहू, एल्डर मिंग और अन्य लोगों ने रणविजय की बहुत प्रशंसा की। मेरा भाई, वह आंखें खोलकर काजल उत्साह में रणविजय को घूर रही थी। चट्टानी जमीन के बीच में खड़े दो लोगों के लिए। लेई तियानन पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह एक वू दाओ ग्रैंड मास्टर निकला। मुझे लगा कि पिछली बार वह सिर्फ एक प्रोफाउंड स्टेज मास्टर था। उसने कैसे? वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में वह एक वू दाओ ग्रैंड मास्टर है। यह अविश्वसनीय है। लेई तियानन ने रणविजय को आश्चर्य से देखा। हे किंगटियन, जो उससे कुछ ही दूर था, का चेहरा सख्त था। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही थीं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह सिर्फ एक बेकार गहन चरण मास्टर नहीं है? कौन गहन चरण मास्टर एक ग्रैंड मास्टर को मार सकता है? आखिर वह कौन है? हे किंगटियन ने भौहें सिकुड़ी और रणविजय को घूरा। उसके दिल में संकट की भावना पैदा हुई, क्योंकि उसने सोचा कि अगर यह एक साजिश थी और लेई तियानन ने उससे लड़ने के लिए उस आदमी के साथ मिलकर काम किया, तो ये बेहद डरावना था। हालांकि वह एक घमंडी और महत्वाकांक्षी आदमी था, उसने सोचा कि अगर वे दोनों आदमी मिलकर उससे लड़े तो वह शायद पहले भाग जाएगा। जब वह सोच रहा था तो उसके सामने वाले आदमी ने अपना मुंह खोला और शांति से कहा, तुम ही किंगटियन हो, है न? बस वहां खड़े मत रहो। मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे अभी भी विमान पकड़ना है। तुम्हारे पास क्या तरकीबें हैं? चलो, मेरी पत्नी को दिखाओ। सभी उपस्थित लोग उसके शब्दों से चौंक गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह किंगटियन को खिलौना समझता है? उसने उसे अपनी तरकीबें अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कहा। वह उसे बहुत नीची नज़र से देखता है। वे नहीं जानते थे कि रणविजय पहले समस्या को हल करना चाहता था और फिर जी यान के साथ नाव पर वापस लौटना चाहता था, क्योंकि मेंग मेंग अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें उस दिन बाहर जाना था, इसलिए जी यान ने पिछली रात ही सामान पैक कर लिया था। उस समय रणविजय बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेंग मेंग के साथ खेल रहा था और जी यान को काम करते हुए देख रहा था। उसे बड़े की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगीं। परिवार में एक महिला होनी चाहिए। इसका मतलब था कि एक आदमी के जीवन में पत्नी अपरिहार्य है। वह बहुत ईमानदार थी। सामान पैक करते समय वह गुनगुना रही थी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उन तीनों के लिए सिर्फ एक सूटकेस का इस्तेमाल किया गया। वे सुबह 6 बजे उठे और रणविजय ने नाश्ता तैयार किया। भोजन करने के बाद लोगों का समूह घाट पर गया और प्रशिक्षक लियू गोला बारूद के साथ 20 लोगों को लेकर आए। नाव से स्ट्रेंज पीक द्वीप पर पहुंचने के बाद जो फेई मेंगमैन की देखभाल करने के लिए नाव पर ही रुक गया। रणविजय और जियान किनारे से द्वीप पर गए, जबकि झाओ फैंग दूसरों को लड़ाई देखने के लिए पहाड़ी पर ले गया। बहुत सारे लोग हैं पहाड़ी पर और नीचे बहुत सारे लोगों को खड़े देखकर जियान ने धीमी आवाज में कहा। वह थोड़ी घबरा गई और उसने रणविजय का हाथ और कसकर पकड़ लिया।
वे यहाँ सिर्फ देखने आए हैं। वे गवाह हैं, रणविजय ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। जब भी महान गुरुओं के बीच लड़ाई होती है तो हजारों लोग वहां देखने जाते हैं। शक्तिशाली पुरुषों की लड़ाई को देखकर वे कभी कभी कुछ सीख सकते हैं और अपनी खुद की साधना में सुधार कर सकते हैं। आप भी भविष्य में साधना करेंगे, इसलिए मैं आपको आज एक छोटी सी लड़ाई देखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। क्या ये कोई छोटी लड़ाई है? ये शानदार लग रही है, जियान ने अपने होंठ चाटे और कहा। तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। ये कहने के बाद रणविजय रुका और फिर बोला, लेकिन खेती करना बेहद खतरनाक है। खेती की दुनिया इतनी क्रूर है कि केवल सबसे मजबूत ही बच सकता है और कोई अन्य नियम नहीं है। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारी और मिंगमैन की रक्षा करूंगा, फिर भी तुम्हें कभी कभी चोट लग सकती है। रणविजय ने सोचा कि उसे चेतावनी देने का समय आ गया है, लेकिन जियान एक पल के लिए चुप रही। वह चिंतित या डरी हुई नहीं लग रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि जब तुमने मुझे पिछली बार बचाया था तो 13 लोग। हाँ, वे मर चुके हैं। रणविजय ने सीधे सिर हिलाया। जियान ने अपने होंठ चाटे, पाया कि उसकी भावनाओं का वर्णन करना मुश्किल था। रणविजय की साधना और पुनर्जन्म के बारे में जानकारी जानने के बाद उसे लगा कि पूरी दुनिया का बहुत विस्तार हो गया है। उसका विश्व दृष्टिकोण ढह गया और फिर पुनर्गठित हो गया। उसे हल्का सा लगा कि उसका जीवन बस ऐसा ही होना चाहिए। मुझे अभी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बाद में मुझे इसकी आदत हो जाएगी। जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। मम्मा, रणविजय ने धीरे से जियान की हथेली को चुटकी में दबाया और कहा, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मैं तुम्हारे साथ एक शांत और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं और मिंगमैन को बड़ा होते देखना चाहता हूं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मास्टर होंग जैसा आदमी इस दुनिया में रहने का हकदार है। इसलिए रणविजय ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। फिर मास्टर होंग को मौके पर ही मार दिया गया। यही तो पहले हुआ था। जब रणविजय ने अपनी बात खत्म की तो सभी वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स ने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह बहुत घमंडी है, हे चेन ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा। इससे हे किंगटियन को सिर्फ चिढ़ होगी। हालांकि वह मास्टर होंग को एक पल में मार सकता है, लेकिन मास्टर होंग सिर्फ एक युवा व्यक्ति था जिसे अभी अभी ग्रैंड मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। मेरे पास भी वह क्षमता है। हालांकि वह एक ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वह अभी भी बहुत छोटा है और उसका प्रतिद्वंद्वी हे किंगटियन है, जो कई सालों से मध्य चरण का ग्रैंड मास्टर रहा है और देर से चरण के बहुत करीब है। वह वास्तव में बहुत घमंडी है, हे चेन के पास खड़े एक ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया और कहा। ऐसा लगता है कि वह अभी 30 साल का नहीं हुआ है। भले ही वह प्रतिभाशाली है और मध्य चरण का ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वह एक वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर को खिलौना नहीं बना सकता। क्या वह सोचता है कि वह अजेय है? ऐसा लगता है कि सम्राट किंग भी उस समय उतना घमंडी नहीं था। वह अपनी महिला को भी साथ लाया था। मैं क्या कह सकता हूँ? वह एक किंगटियन को कमानता है। थोड़ा शांत होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि घटनास्थल पर कई लोग थे जो मास्टर होंग को मारने की क्षमता रखते थे। उन्हें रणविजय की क्षमता के बारे में कुछ संदेह था, क्योंकि वह आखिरकार बहुत छोटा था। जब हे किंगटियन ने उसकी बातें सुनी तो उसने जोर से सांस ली और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुमने क्या कहा? ऐसा लग रहा था कि वह लड़ने वाला था, लेकिन वह बहुत सतर्क था। उसे लेई तियानन के खिलाफ बचाव करने की जरूरत थी, जबकि रणविजय को देखते हुए उसे लग रहा था कि वह हथौड़े और निहाई के बीच में है। सौभाग्य से लेई तियानन ने अपनी नर्म तलवार वापस ले ली और लड़ने की योजना न बनाते हुए पीछे की ओर चला गया। हमें अपनी सबसे मजबूत चाल दिखाओ। ऐसा मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, रणविजय ने शांति से कहा। जब वह बोल रहा था तो उसकी पुतलियों पर कुछ रोशनी चमकी और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा बदल गई, जिससे एक रहस्यमय माहौल बन गया। उसी समय उसकी जैकेट की जेब में रखे कार्ड एक एक करके बाहर निकल आए। वे उसके और जियान के शरीर के चारों ओर उड़ते रहे, जैसे कोई तैरता हुआ कल्पित बौना हो। तुम बहुत घमंडी हो, ही किंगटियन ने दहाड़ लगाए। अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस करके उसने जमीन पर वार किया। ही किंगटियन के चारों ओर तुरंत कुछ शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई और फिर उसने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। स्विश! 10 मीटर के दायरे में असंख्य पत्थर 3 मीटर से ज्यादा ऊपर उठ गए। पत्थर जो हथेलियों या अंगूठे जितने बड़े थे, उस पल में सभी ही किंगटियन के हथियार बन गए थे। तो मैं तुम्हें अपनी फायरिंग हथेली का स्वाद चखाऊंगा, हे किंगटियन ने अपने हाथों को आगे की ओर झटका देते हुए कहा। एक पल में अनगिनत पत्थर आगे की ओर बढ़े और धीरे धीरे रास्ते में 5 मीटर ऊंची एक विशाल हथेली के रूप में एकत्रित हो गए। चूंकि पत्थर महान शक्ति का सामना नहीं कर सके, इसलिए वे फट गए और कई छोटे पत्थर बन गए। एक सांस में पत्थर पुतलियों जितने छोटे हो गए और ऐसा लगा कि लोग दूर से उस हथेली से निकलने वाली गर्मी की लहर को महसूस कर सकते हैं। कई क्यूई शक्ति मास्टर्स इससे चौंक गए। वह एक किंगटियन है जो सूची में 17वें स्थान पर है। उसकी फायरिंग हथेली पूर्णता के शिखर पर पहुंच गई है। वह मास्टर होंग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। फायरिंग हथेली में अनंत शक्ति होती है। मैं इसे यहाँ भी महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो मुझे डर है कि मैं एक पल में मर जाता। ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर मेहरा, अरे नहीं, ग्रैंड मास्टर मेहरा इससे कैसे निपटेंगे? मम्मा, ग्रैंड मास्टर मेहरा अभी भी क्यों नहीं हिल रहे हैं? उस समय रणविजय को देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि वह अभी भी सुंदर महिला के कान में धीरे से बोल रहा था जबकि फायरिंग पाम उसके पास आ रहा था।
तुम हे किंगटियन से लड़ रहे हो, तुम उसे कैसे अनदेखा कर सकते हो? कुछ लोग घबरा गए। आगे क्या होगा ये तो बताने की जरूरत नहीं, बस उसके रवैये ने उसके प्रतिद्वंद्वी के प्रति उसकी अवमानना को दर्शाया था। ये कल्पना की जा सकती है कि हे किंगटियन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया होगा कि उसे अनदेखा किया गया है। वास्तव में हे किंगटियन नाराज था। उसने पहली बार किसी आदमी को इस तरह के रवैये से पेश आते देखा था। वह बहुत साहसी है। हे चेन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और आह भरते हुए कहा, मैं भी उसकी फायरिंग पाम का सामना करते समय बहुत सावधान रहूंगा। वह मम्मा, यह क्या है? अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। उसने देखा कि भयंकर आग तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब वह आधी से ज्यादा दूरी तय कर चुकी थी तो रणविजय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक 18 पत्ते आगे की ओर उड़ गए और हवा में एक अजीब पैटर्न बन गया। स्वर्गीय चक्रमोहर। फिर भयंकर आग अचानक चौंक गई और फिर वह छोटी और छोटी होती गई। वह 18 पत्तों में समा गई। अजीब पैटर्न सभी 18 पत्तों को बांधता हुआ लग रहा था। बस जब लोग सोच रहे थे कि उसने उस चाल से कैसे निपटा, पफ पफ पफ, बीच के पत्ते से एक छोटा सा हथेली का निशान फूट पड़ा। हथेली बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। ये स्पष्ट रूप से फायरिंग हथेली थी जिसे हे किंगटियन ने अभी अभी प्रदर्शित किया था। उसने वास्तव में हमले को अवशोषित कर लिया और फिर पलटवार करने के लिए उसे छोड़ दिया। ये कौन सी चाल है? लेई त्यानन, जो पीछे बहुत दूर नहीं था, उससे काफी हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। हे किंगटियन ने स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह पागल हो गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए एक बार फिर फायरिंग पाम का प्रदर्शन किया, जो वापस लौटी फायरिंग पाम से टकराया। बूम! एक पल में 20 मीटर के दायरे में आंधी चलने लगी, मानो कोई विस्फोट हुआ हो। लेकिन हुश! हे किंगटियन को जिस बात ने काफी हैरान किया वह ये था कि वापस लौटी फायरिंग पाम में अभी भी बहुत ऊर्जा थी और वह जल्दी से आगे बढ़ गई। ये कैसे हो सकता है? हे किंगटियन ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और आखिरी लहर का विरोध करने के लिए इसे अपने सामने इकट्ठा किया। सभी के ध्यान में बची हुई फायरिंग पाम पत्थरों के साथ लगातार हे किंगटियन पर गिर रही थी। हालांकि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हे किंगटियन को लगा कि उसे दबाया जा रहा है। ये वास्तव में आसपास के लोगों के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। हे चेन अब और नहीं बोल सकता था। अपने मुंह को थोड़ा सख्त करके उसने चौंककर रणविजय की ओर देखा। उसे लगा कि उसने उसे कमाका है। करीब 3 सांसों में मैदान पर फैली गंदगी गायब हो गई। हे किंगटियन का चेहरा काला पड़ गया। ऐसी घटिया चाल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए थी। रणविजय बेहद शांत दिख रहे थे, मानो वे कोई तथ्य बता रहे हों। उन्होंने हे किंगटियन की ओर देखते हुए हल्के से कहा, मुझे सीधे अपनी सबसे मजबूत चाल दिखाओ। उनके शब्द सुनकर कई लोगों के हाव भाव बदल गए। पहले तो उन्हें उन पर शक हुआ, लेकिन उस पल उन्हें लगा कि वे ऐसा कहने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। उसकी बातें सुनकर हे किंगटियन क्रोधित हो गया और ठंडे स्वर में बोला, बेटा, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। ऐसा लगता है कि कई सालों में किसी ने मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाया। मेरा विश्वास करो, मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अगर तुम मेरी सबसे मजबूत चाल देखना चाहते हो तो पहले मेरी सबसे बड़ी गुप्त नौछाया चाल को तोड़ दो। उसके बाद हे किंगटियन ने अपना शरीर हिलाया और उसकी आकृति 2 भागों में विभाजित हो गई। लेकिन जब ये 3 भागों में विभाजित हो गई, हमला! अचानक रणविजय की आंखें हीरे जैसी चमकदार रोशनी से चमक उठीं। हे किंगटियन की तीसरी आकृति बनने में विफल रही और दूसरी आकृति, पफ, एक फॉर्ट की तरह, ये सीधे गायब हो गया। क्या? हे किंगटियन ने अपनी आंखें गोल कर ली और विश्वास नहीं कर सका कि क्या हो रहा था। उसने रणविजय को देखा और लगभग अपनी आवाज खो दी। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कमजोर चाल को अपना सबसे बड़ा रहस्य कहने की? रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और साफ साफ कहा, यह बेकार है। मैं तुम्हें अपनी सबसे मजबूत चाल दिखाने का एक आखिरी मौका देता हूं। रणविजय के ऐसा कहने के बाद वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ऐसा लग रहा था कि हे किंगटियन को कुछ ही देर में पूरी तरह से अपमानित किया गया था और उसने ये पहचानने से इनकार कर दिया कि जिस गुप्त चाल को सीखने की उसने इतनी कोशिश की थी उसे कचरा माना गया था। नहीं, ये कचरा नहीं हो सकता। कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ये होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। हे किंगटियन की आंखें चमकती जा रही थीं। बस उसी पल उसे अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। हा हा हा! हे किंगटियन पागलों की तरह हंसा और रणविजय को देखते हुए जोर से बोला, तुमने अभी जो कहा वह सही है। ये वाकई बेकार था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। मैं आखिरकार समझ गया कि नौछाया आंदोलन ऐसा ही होना चाहिए। ये कहने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती के सामने उठाया, जिसमें मध्यमा और तर्जनी सीधी निकली हुई थी। उसकी आंखों पर कुछ रोशनी चमकी। स्विश! एक पल में 9 आकृतियां बन गईं। वे सभी रणविजय को देख रहे थे, बिल्कुल एक जैसे भाव के साथ। हे किंगटियन हंसते हुए बोला, तो मैं तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी गुप्त चाल, नौछाया आंदोलन, हवा पर नियंत्रण का स्वाद चखाऊंगा। ये थोड़ा दिलचस्प है। रणविजय ने अभी भी शांति से हे किंगटियन को देखा और कहा, लेकिन मैं तुम्हारा अगला प्रदर्शन नहीं देखना चाहता। जैसे ही उसने ये खत्म किया, उसकी आंखों पर कुछ रोशनी चमकी और उसकी हथेलियां आगे की ओर बढ़ गईं।
18 कार्ड तुरंत बाहर भेजे गए और अलग अलग कोनों पर चलते हुए, जैसे कि वे पहाड़ों को गिरा देंगे और समुद्र को उलट देंगे। उसी समय रणविजय के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति 18 कार्डों में इकट्ठा होती रही और प्रत्येक कार्ड ने पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित किया। अचानक रणविजय की आध्यात्मिक भावना के अनुसार कार्ड एक साथ जुड़ गए, जैसे कि एक अदृश्य मकड़ी के जाल द्वारा। उन कार्डों पर एक रहस्यमय वातावरण बन गया, जिससे लोगों के लिए समझना मुश्किल हो गया। ये देखने के बाद सभी वु दाओ ग्रैंड मास्टर्स के शिष्य सिकुड़ गए। हथियार गठन। फेंग रुशान का शरीर अचानक कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। उसे लगा कि 18 कार्ड एक शक्तिशाली गठन में बन गए हैं। एक हथियार गठन में बहुत सारी रहस्यमय तकनीकें शामिल होती हैं। साधक को गठन में कुशल होना चाहिए और साथ ही साइकोकाइनेसिस। फेंग रुशान ने चौंक कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज हथियार निर्माण देखूंगा। वह भयानक है। अन्य ग्रैंड मास्टर्स भी चौंक गए। लिंगटियन कबीले के ग्रैंड मास्टर लैंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। मुझे भी उस चाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे कबीले के केवल बड़े लोग ही इससे परिचित हैं। क्या वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है? हे चेन ने रणविजय को आश्चर्य से देखा और बुदबुदाया, वह कितना बुरा है। क्या ये कि हुआ राष्ट्र में सम्राट किंग जैसा दूसरा व्यक्ति होगा? उस पल बाकी सभी ने भी रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि लक्ष्य हैकिंग टीम को रहस्य का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वे आध्यात्मिक शक्ति वाली कुछ साधारण वस्तुएं हैं। हा, मेरी 9 छायाएं चाल को एक पल में बदला जा सकता है। तुम नहीं जानते कि यह कितनी शक्तिशाली है। मैं पहले तुम्हारी चाल को तोड़ूंगा और फिर तुम्हारी जान ले लूंगा। हैकिंगटियन जोर से हंसा, जबकि उसके 9 आंकड़े हिल रहे थे, जैसे कि वे 9 अलग अलग लोग थे, जिनमें से प्रत्येक की चाल अलग अलग थी, आने वाले कार्डों का विरोध करने के लिए। बैंग 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 बैंग। कुछ तीव्र ध्वनियां सुनाई दी और कुछ समझदार लोगों ने पाया कि कुल 18 ध्वनियां थीं। तुम्हारा हमला मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये देखकर कि 18 कार्ड रणविजय की ओर वापस उड़ रहे थे, हैकिंगटियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। मुझे लगा कि तुम एक मुश्किल किरदार हो। कौन जानता था कि तुम सिर्फ एक कागजी शेर हो। आखिरकार तुम अभी भी बहुत छोटे हो। तुम नहीं समझते कि मेरी कड़ी मेहनत से हासिल की गई कला कितनी शक्तिशाली है। ओह सच में? रणविजय अचानक हल्के से मुस्कुराया। जब हैकिंगटियन ने रणविजय की आंखों में उदासीन और महत्वपूर्ण भाव देखा तो उसका दिल धड़क उठा और उसे अचानक संकट का आभास हुआ। हालांकि अगले ही पल उसे लगा कि उसके दिल पर हमला हुआ है और फिर उसकी सारी परछाइयां गायब हो गईं, सिर्फ उसका असली शरीर बचा। आंखें चौड़ी करके उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया। उसने देखा कि एक काला कार्ड धीरे धीरे उसके दिल से निकल रहा था। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि 18 कार्डों में से एक धीरे धीरे गायब हो रहा था। कार्ड कब आया? क्या मैंने अभी 18 कार्ड वापस नहीं निकाले हैं? ऐसा क्यों है? यह असंभव है। हैकिंगटियन ये समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि वह अपनी ऊर्जा तेजी से खो रहा है। ये कैसे संभव है? हैकिंगटियन ने रणविजय को घूरते हुए अविश्वास के लहजे में कहा। उसकी नज़र में 18 कार्ड धीरे धीरे रणविजय की जेब में वापस चले गए। आखिरकार उसने हैकिंगटियन को देखा और हल्के से कहा, ये तुम हो जो बहुत छोटे हो। अध्याय 397। क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। हैकिंगटियन ने रणविजय की ओर देखा। उसका चेहरा राख की तरह पीला पड़ गया था। यह महसूस करते हुए कि वह धीरे धीरे मर रहा है, वह परम निराशा में डूब गया। मुझे अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में दशकों की साधना लगी। अब मेरे पास भागने का मौका भी नहीं है। मैं वास्तव में बहुत सतर्क हूँ। मैं उसके हमले से क्यों नहीं बच सकता? आखिरकार वह कार्ड चुपचाप मेरे पीछे कैसे पहुंच गया? सटीक रूप से मेरे शरीर को ढूंढकर निशाना कैसे लगाया? क्या 9 छाया आंदोलन वास्तव में उसके ध्यान के योग्य नहीं है? यह हैकिंगटियन का आखिरी विचार था और फिर उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जब तक वह मर नहीं गया, वह भ्रमित था। इस दृश्य के सामने हर कोई स्तब्ध था और मैदान पर सन्नाटा छा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हैकिंगटियन की मृत्यु होगी, जो हांगकांग में मार्शल आर्ट की सूची में 17वें स्थान पर था। इसकी भविष्यवाणी कौन कर सकता था? अगर वे इसे अपनी आंखों से नहीं देखते तो कौन इस पर विश्वास करता? वह किंगटियन मर चुका है, एक कांपते हुए स्वर्ग मंच मास्टर ने कहा। वह किंगटियन मर चुका है, फेंग रुशान ने कहा। फेंग रुशान गंभीर दिख रहा था। अंत में उसे एहसास हुआ कि जब वह आया था तो उसकी अकथनीय बेचैनी ने 2 मास्टर्स हैकिंगटियन और एल्डरहोन की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। अगर मैं उसका विरोध करता, मुझे डर है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, हे चेन ने कहा। हड्डियों में ठंडक महसूस करते हुए हे चेन ने चुनौती क्षेत्र को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में वह क्यूई, ऊर्जा और इसी तरह के सभी पहलुओं से स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उन 18 कार्डों को एक एक करके वापस लड़ा गया था। फिर वह कौन सा कार्ड था जो सीधे हैकिंगटियन के शरीर से होकर गुजरा? गायब कार्ड कौन सा था? क्या यह हथियार गठन का एक उच्च स्तरीय रूप था? हर कोई श्रद्धा और भय से हाथ में हाथ डाले दोनों आकृतियों को देख रहा था। वे सभी जानते थे कि एक किंवदंती की मृत्यु एक नई किंवदंती के जन्म का संकेत देती है। जब तक दोनों आकृतियां भीड़ की दृष्टि के क्षेत्र से बाहर नहीं निकल गईं, तब तक मैदान पर सन्नाटा था। लेई त्यानन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। क्या बकवास है?
लेई त्यानन ने कहा। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं और वह खाली दिख रहा था। ये बहुत डरावना है। लेई त्यानन ने कुछ शब्द बुदबुदाए। फिर वह उस दिशा में चला गया जिस दिशा में रणविजय गया था। इस समय पीछे लिंक्टिन तलवार संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर लैन ने कुछ कदम आगे बढ़कर प्रणाम किया। निर्देशक लेई, अभी अभी कौन सज्जन थे? मास्टर लैन ने पूछा। लेई त्यानन रुक गया, पीछे मुड़ा और उपस्थित सभी लोगों को देखा। फिर उसने धीरे से कुछ शब्द कहे जो बार बार सोचे गए लग रहे थे। आप उसे रणविजय यान कह सकते हैं। रणविजय यान, ग्रैंड मास्टर लैन ने नाम दोहराया। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उसने एल्डरहोन को मार गिराया। उसने एक हथियार गठन बनाया और हेकिंगटियन को मार गिराया। फैंग रुशान ने धीरे धीरे और गंभीरता से बात की। उसकी आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं। आज से रणविजय यांग हांगकांग में मार्शल आर्ट की सूची में 17वें स्थान पर होगा। पूरा मार्शल आर्ट जगत उसे एक महान गुरु के रूप में सम्मान देगा। उसके बोलने के बाद सभी उपस्थित लोग जोर से चिल्लाने लगे। ग्रैंड मास्टर मेहरा या न्यू मून बे से रणविजय यांग। वह बहुत भयानक है। जब एक ग्रैंड मास्टर क्रोधित होता है तो खून की नदी बह जाती है। ऐसा लगता है कि माउंट युनडिंग की लड़ाई में वह अपनी ताकत छिपा रहा था और दूसरे पक्ष को मौका दे रहा था। हाँ, मास्टर मेहरा ने माउंट युनडिंग में गो चुवानलोंग और हे युनफेई को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने उसे बार बार उकसाया। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मार्शल आर्ट मास्टर अच्छे स्वभाव का है? वे दोनों ही हैं जिन्होंने ड्रैगन ट्रायम्फ क्लब में गो चुवानफेंग, गो फैंग, गो चुवानलोंग, हे युनफेई और अन्य लोगों को मरवाया, और अब उन्होंने 2 मास्टर्स एल्डरहोंग और हेकिंगटियन को भी इसमें शामिल कर लिया है। उन्होंने थोड़ा बचाने की कोशिश में बहुत कुछ खो दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कई मार्शल कलाकारों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर प्रचारित करने की मनाही थी, लेकिन ये केवल समाज के आम लोगों के लिए था और ब्रेकिंग न्यूज़ मार्शल आर्ट की दुनिया में पहले ही फैल चुकी थी। इस समय आखिरी पंक्ति के कोने में विभिन्न उम्र के कई पुरुष एक साथ खड़े थे। पिताजी, पिताजी, वह एक ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग, एक सुपर मास्टर है। मैंने उसे एक कार दी। क्या ये सही है? ये हान ने उत्साह में कहा। ये हान के पिता ने अपना सिर अचंभे में घुमाया और उनका मुंह कांप उठा। तुमने बहुत कम भेजा, बहुत कम। मेहरा से संपर्क करें। अरे नहीं, झाओ फैंग से संपर्क करें और फिर हम मास्टर मेहरा को उपहार भेजना जारी रखेंगे। चूंकि मिस्टर मेहरा को लग्जरी कारों में थोड़ी दिलचस्पी है, तो चलिए अपना गैराज खाली कर देते हैं। हाँ, ये हान ने उत्साह में सिर हिलाया। झाओ फैंग उसके साथ कोई गहरा रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसने 10 लग्जरी कारों का भुगतान भी किया, जिसमें विस्तारित रोल्स रॉयस, बेंटले, विस्तारित मर्सिडीज बेंज G500, फरारी लाफेरारी एपटा आदि शामिल थीं, ताकि कंपनी के गराज में और अधिक लग्जरी कारें जुड़ सकें। फिर स्ट्रेंज पीक द्वीप पर लोग एक के बाद एक पीछे हट गए। लियांग हाओ, हे चेन ने अचानक अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप ग्रैंड मास्टर मेहरा से परिचित हैं? ठीक है मास्टर। वह मास्टर मेहरा के साथ मेरा सामान्य रिश्ता है, क्योंकि हम कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी और मैं बचपन से दोस्त हैं, लियांग हाओ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ, हे चेन ने हाथ हिलाया, मुस्कुराया और कहा, बस मुझे अंकल हे कहो। तुम और उसकी पत्नी दोस्त हो? ये बढ़िया है। तुम कुछ दिनों में मेरे लिए उनसे मिलने और उनसे दोस्ती करने का प्रबंध कर सकते हो। लियांग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल हे, वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं लगभग 10 दिनों के लिए हांगकांग में रहूंगा। इस बार मेरा काम सिंगापुर के व्यापारिक समूह की रखवाली करना है और उनकी बातचीत कई दिनों तक चलेगी। हे चेन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं उन्हें बाद में बुलाऊंगा। लियांग हाओ ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ लड़ाई के बाद 18 कार्ड वापस रणविजय की जेब में चले गए। उसने अनन्या का हाथ थामा और उसे देखकर मुस्कुराया। चलो चलते हैं, रणविजय ने कोमल आवाज में कहा। फिर उसने अनन्या का हाथ थामा और कदम दर कदम किनारे की ओर चल पड़ा। हालांकि सड़क मलबे से भरी हुई थी, लेकिन अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे की ओर तैर रही हो। हर बार रणविजय कुशलता से मलबे से बचता और उसे सपाट सड़क पर ले जाता। उसने अपने होठों को दबाया, अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें झपकाईं और चुपके से रणविजय को देखा। तुम हमेशा मुझे चुपके से क्यों देखते हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ अजीब है? रणविजय हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं प्रिय, तुम एक शक्तिशाली अमर हो, अनन्या ने कहा। फिर उसने अपने निचले होंठ को काटा और कहा, वे सभी मर चुके हैं। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बेशक, नेशनल सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर पीछे खड़े थे और उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मार्शल आर्ट शकल में लड़ते हैं, जैसे कि हम अमरता की दुनिया में लड़ते थे, सिवाय इसके कि यहाँ हिंसा पर ज्यादा प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए हेकिंगटियन को ही लें। अगर कोई आम आदमी उसे व्यक्तिगत रूप से अपमानित करता है, भले ही वह उन्हें मार डाले, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वह बिना किसी कारण के लोगों को मारता है, तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। शायद ये तथाकथित एक महान गुरु को अपमानित नहीं किया जा सकता है। रणविजय ने इसे सरलता से समझाया। मैं समझ गया। अनन्या ने सिर हिलाया और बोलते समय उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर उठे। मेरे प्यारे, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम सूरज की तरह चमकीली हो।
हर कोई तुम्हें प्रशंसा और विस्मय से देखता है, लेकिन मैं। अनन्या ने दबाव महसूस किया। तुम सबसे अच्छी हो, तुम मुझे तुमसे बहुत प्यार करवा सकती हो और एक परी को जन्म दे सकती हो। मेरे लिए तुम और मिंग मैंग सबसे महत्वपूर्ण हो, रणविजय ने धीरे से कहा। मेरी चापलूसी करना बंद करो। अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठीं। जब मुझे मेरे माता पिता मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारे परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शादी करूंगा। रणविजय ने अपना हाथ उठाया और अनन्या के हाथ के पीछे चूमा। हे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब वे नाव पर पहुंचे तो मिंग मैंग, जो जोऊफी की बाहों में थी, अपनी बाहें फैलाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। पापा, माँ, पापा, माँ। रणविजय ने अपना दाहिना हाथ अनन्या की पतली कमर के चारों ओर रखा और 5 मीटर ऊपर कूद गया, बस नाव पर उतर गया। छोटी लड़की सीधे रणविजय की बाहों में चली गई। मुझे तुम्हारी याद आए, मिंग मैंग ने शिकायत की। तुम्हारी याद आए। प्रशिक्षक लियू का मुंह काम उठा। कृपया, उन्हें जाने और वापस आने में 3 मिनट से भी कम समय लगा। बॉस, क्या ये खत्म हो गया? प्रशिक्षक लियू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ। जैसे ही रणविजय ने सिर हिलाया, झाओ फैंग और अन्य लोग जयकारे लगाते हुए वापस आ गए। मास्टर, आप बहुत शक्तिशाली हैं। बॉस, आप कमाल के हैं। अनन्या उनसे खुश हुई और जोर से हंस पड़ी। ये वफादार दोस्त रणविजय के वफादार प्रशंसकों की तरह थे और कभी कभी वे बहुत मज़ेदार होते थे। वे सभी रणविजय के व्यक्तित्व आकर्षण से आकर्षित थे। प्रशिक्षक लियू दंग रह गए। लड़ाई को हल करने के लिए 3 मिनट, साथ ही राउंड ट्रिप का समय। क्या रणविजय उन्हें नमस्ते कहने के तुरंत बाद वापस आ गया? उसने कल्पना की कि बॉस और उसकी पत्नी उसके पास गए और कहा, नमस्ते, अलविदा, और फिर वापस आ गए। इसमें 3 मिनट लगने चाहिए। प्रशिक्षक लियू की अनिश्चित आंखों में झाओ फैंग और अन्य लोग वापस भागे। क्या हुआ, क्या हुआ? प्रशिक्षक लियू झाओ फैंग को एक तरफ ले गए। कुछ सेकंड बाद प्रशिक्षक लियू का गला उनकी अपनी लार से घुट गया। दूसरी तरफ काजल ने अपने भाई को देखा, मुस्कुराई और कहा, भाई, तुम इतने शक्तिशाली कब हो गए? तुम्हारा भाई बहुत समय पहले महान था, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम इसे बाद में समझोगे। वैसे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बेहतर बनाऊं? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं बहुत कमज़ोर हूं। काजल ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। वह हर दिन थकाऊ प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहती थी। रणविजय को पता था कि वह क्या सोच रही थी और वह हंसे बिना नहीं रह सका। ये बहुत थकाऊ नहीं होगा, उसने कहा। तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहते हुए रणविजय ने दाईं ओर देखा। एक आकृति बहुत तेजी से आई, किनारे पर पहुंची और नाव पर कूद गई। निर्देशक, प्रशिक्षक लियू ने जल्दी से नमस्ते कहा। नमस्ते। लेई त्यानन ने सिर हिलाया, रणविजय की बाहों में मिंगमैन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कितनी प्यारी लड़की है। मिंगमैन की आंखें थोड़ी देर के लिए खुली रहीं और फिर उसने शर्म से अपना सिर रणविजय की गर्दन में छिपा लिया। लेई त्यानन को उत्सुकता से देखते हुए उसने रणविजय के कान में फुसफुसाया। पापा, पापा, वह इतना काला क्यों है? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेई त्यानन उस समय स्तब्ध रह गई। उसकी त्वचा को खासतौर पर इस कांस्य रंग में रंगा गया था जिससे वह मजबूत और स्वस्थ था। लेकिन अब ये छोटी लड़की को नापसंद था। अनन्या, जोऊफी और काजल पहले तो दंग रह गए, फिर हंस पड़े। कोई बात नहीं, बच्चे जो चाहें कह सकते हैं। लेई त्यानन ने विनम्रता से हाथ हिलाया। लेई त्यानन की आवाज़ अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि रणविजय जोर से हंसने लगा और बोला, तुम निश्चित रूप से काले हो। ठीक है, तुम बहुत स्पष्टवादी हो। लेई त्यानन अब और नहीं बोल सका। रणविजय और मिंगमैन को देखते हुए उसने सोचा, क्या मेरी खास तौर पर रंगी हुई त्वचा आकर्षक नहीं है? इस बारे में सोचने के बाद लेई त्यानन ने अपना सिर हिलाया और ये दिखाने के लिए मुस्कुराया कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसने मामले के बारे में बात करना शुरू किया। क्या तुम हमेशा से इतने शक्तिशाली थे या तुम अभी इस स्तर तक आगे बढ़े हो? उसके बाद लेई त्यानन ने हाथ हिलाया और महसूस किया कि उसका सवाल थोड़ा असभ्य था। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, इसलिए उसने सीधे पूछा, क्या आप दूसरे प्रभारी बनने में रुचि रखते हैं? दूसरे प्रभारी? रणविजय आश्चर्यचकित था। हाँ, हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के दूसरे निदेशक। लेई त्यानन ने उम्मीद से अपनी हथेली रगड़ते हुए कहा, उपचार निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा और कई अन्य लाभ हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी मजबूत होगी। चलो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे मना करने में जल्दबाजी मत करो। लेई त्यानन ने असहाय होकर कहा, मैंने आपके माता पिता के मामलों की जांच करने के लिए कई पुराने दोस्तों से मदद मांगी। मैंने आपको 5 तत्वों की भट्टी उधार दी और मैं आज आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। अब जब मैंने आपकी बहुत मदद की है तो क्या आप मेरे निमंत्रण पर पुनर्विचार करेंगे? रणविजय ने सोचा, फिर आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हालांकि लेई त्यानन के विचार में रणविजय का इसके बारे में सोचना उसके वादे के बराबर था। जब रणविजय शिहांग से वापस आया तो उसने पाया कि निर्देशक का टोकन कई अन्य वस्तुओं के साथ उसके रेस्तरां में भेजा गया था। हा, लेई त्यानन ने हंसते हुए कहा, मुझे आपसे व्यवसाय के बारे में बात करने दें।
हालांकि आप अपनी ताकत से यू वुवेई को दबा सकते हैं, लेकिन इस बार आपको नर्म कदम उठाने चाहिए। आखिरकार यू वुवेई को सम्राट किंग का समर्थन प्राप्त है, लेई तियानन ने गंभीरता से कहा। आसपास के सभी लोग चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे, यहाँ तक कि मिंगमैन भी उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। यह नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। सम्राट किंग, रणविजय ने पूछा। उसने ये नाम कई बार सुना था। जब उसने गु चुवानलोंग के शब्दों के बारे में सोचा तो उसने सहजता से कहा, सम्राट किंग अभी तक ग्रैंड मास्टर के स्तर तक आगे नहीं बढ़ा है ना? आपको किसने बताया कि वह आगे नहीं बढ़ा है? लेई तियानन आश्चर्यचकित था। मास्टर गो, रणविजय ने उत्तर दिया। वह क्या जान सकता है? वह बस बकवास करता है। लेई तियानन ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, अगर वह चरम पर प्रतिभाशाली नहीं होता तो हम उसकी उपाधि को स्वीकार नहीं करते। लेई तियानन ने चारों ओर नजर घुमाए और अपनी आवाज कम कर ली। हम उसे सम्राट किंग कहते हैं क्योंकि उसमें किंग ड्रैगन का खून जाग गया है और वह अपने समकालीनों को विरासत में मिली सभी साधना विधियों से आगे निकलने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली है। वह 2 साल पहले वुदाओ ग्रैंड मास्टर चरण में आगे बढ़ा और 1 साल पहले ग्रैंड मास्टर के मध्य चरण में। अब वह एक और बंद दरवाजे की साधना की प्रक्रिया में है और निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर के अंतिम चरण में आगे बढ़ेगा। वह इतना प्रतिभाशाली है कि उसके लिए आगे बढ़ना खाना पीना जितना आसान है। कुछ सालों में वह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष पर होगा। उसका यू वुवेई से कुछ संबंध है, इसलिए यू वुवेई हमेशा मार्शल आर्ट की दुनिया में एक प्रारंभिक चरण के ग्रैंड मास्टर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है। हालांकि आप भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन आपको कभी कभी सावधान रहना चाहिए। आखिरकार आपका अपना परिवार है। लेई तियानन ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। किंग ड्रैगन का खून। रणविजय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, यह वास्तव में बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? लेई तियानन उलझन में था। क्या किंग ड्रैगन का खून भयानक नहीं है? सम्राट किंग 100 साल के दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। रणविजय उन्हें सिर्फ बुरा नहीं कैसे मान सकते हैं? जब रणविजय ने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति किसी कनिष्ठ व्यक्ति की सराहना कर रहा हो। लेई तियानन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और जाने का फैसला किया। अलविदा कहने से पहले रणविजय ने अपना सिर हिलाया और लेई तियानन को एक हल्की मुस्कान दी। ठीक है, हम विमान पकड़ने जा रहे हैं, तुम वापस जाओ, रणविजय ने कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेई तियानन की हथेली थोड़ी हिली और उसने थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा, तो मैं चला जाऊंगा। फिर वह नाव से उतर गया। उसे लगा कि रणविजय थोड़ा असभ्य है। उसके पीछे नाव सीधे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर बढ़ गई। लेई तियानन ने नाव के पीछे देखा और अचानक हंस पड़ा। अच्छा लड़का, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का दूसरा निदेशक, उसके साथ हांगकांग का राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन अभेद्य हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह किस अवस्था में है, वैसे भी यह मध्य अवस्था का चरम या बाद का चरण होना चाहिए। कितना युवा लेकिन भयानक आदमी है। मैं भी अपना तुरुप का पत्ता खेले बिना उससे हार जाऊंगा। लेकिन उसका तुरुप का पत्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि वह सम्राट किंग के बराबर का खिलाड़ी बन सकता है और मार्शल आर्ट की दुनिया में आनंद ला सकता है। दक्षिण में रणविजय और उत्तर में सम्राट किंग की किंवदंतियां युगों युगों तक चली आ सकती हैं। ये सोचते हुए लेई तियानन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि अपने जीवन में वह उन 2 प्रतिभाओं के दायरे तक नहीं पहुंच सका और अपने समकालीनों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में महान प्रतिष्ठा का आनंद नहीं उठा सका, लेकिन वह एक और नए सितारे के उदय को देख सकता था, जो बुरा नहीं था। वह पहले से ही रणविजय को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि वह अभी भी रणविजय के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में उत्सुक था, लेकिन वह उनके बारे में नहीं पूछेगा। रणविजय का चरित्र और आचार संहिता मार्शल आर्ट की दुनिया के बुजुर्गों के लिए संतोषजनक थी, इसलिए लेई तियानन ने उन्हें दूसरे निदेशक के पद के लिए सिफारिश की और प्रमुख कैडर लियू उन्हें एक जनरल के रूप में स्वीकार करने और उनकी बहुत मदद करने के लिए तैयार थे। ये सब केवल रणविजय की ताकत के कारण नहीं था, बल्कि उनके चरित्र के कारण भी था। अगर रणविजय खलनायक होते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, भले ही वह काफी शक्तिशाली हों। रणविजय और अन्य लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे, एक पल के लिए रुक गए और फिर शिहान के लिए विमान में चढ़ गए। विमान, रणविजय ने झाओ फैंग को हाथ हिलाया। जब हम हांगकांग वापस आएंगे तो एक निजी विमान खरीद लेना, उसने आदेश दिया। ठीक है, झाओ फैंग ने पहले सिर हिलाया और फिर ठिठक गया। मास्टर, क्या हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं? ठीक है, पैसे की कोई समस्या नहीं है। जब हम हांगकांग वापस आएंगे तो हम डूबे हुए जहाज को बचाने जाएंगे। इसमें बहुत सी चीजें हैं। झाओ फैंग हैरान था। ठीक है, मुझे वास्तव में पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विमान में चढ़ने के बाद स्ट्रेंज पीक द्वीप से आए लोग वापस गए और रास्ते में चौंकाने वाली खबर का प्रचार किया। ताकत के अंतर के कारण ही किंग टियन मारा गया। एल्डर होंग भी खुद का बचाव करने से पहले ही मारा गया। ये खबर एक तूफान की तरह हांगकांग की पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में फैल गई और आसपास के इलाकों में फैलती रही। एल्डर होंग की मृत्यु विशेष रूप से चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन हे किंग टियन 10 वर्षों तक हांगकांग मार्शल आर्ट सूची में 17वें स्थान पर थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि विजेता 20 के दशक में एक युवा मार्शल कलाकार था। यदि उन्हें विशिष्ट स्थिति का पता नहीं होता तो उनमें से कई लोग सोचते कि सम्राट किंग हांगकांग आए थे।
लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए उन्हें प्रतियोगिता के बाद एक नाम याद आया। रणविजय यांग। न्यू मून बे में हवेली 3 में होन किताओ और तांग जियाई एक पुराने दोस्त का स्वागत कर रहे थे। लिन शान हॉल में घुसा। भाई होंग, मैंने अभी सुना कि हे किंगटियन की मृत्यु हो गई। उसे रणविजय यांग ने आसानी से मार डाला। रणविजय यांग रणविजय है, जिसे न्यू मून बे का मास्टर मेहरा कहा जाता था। वह यहाँ रहा है। पफ। होन किताओ की चाय का बड़ा घूंट फिर से जमीन पर गिर गया। आखिरकार उसने और तांग जियाई ने अस्थायी रूप से हांगकांग न छोड़ने का फैसला किया। वे यहाँ रहना चाहते थे और अनन्या के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे। होन किताओ को यकीन था कि इस रिश्ते की वजह से 100 साल बाद भी उसके परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह अपनी मृत्यु के बाद भी वह गर्व से अपने पूर्वजों को देखने जा सकता था। साथ ही उसने एक पारिवारिक नियम तय किया। होन परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, अनन्या के परिवार के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो लोग अवज्ञा करेंगे उन्हें होन परिवार से निकाल दिया जाएगा। 2 घंटे के भीतर एक और चौंकाने वाली खबर फैली। रणविजय यांग, पूर्व प्रोटेक्टर मेहरा, को हांगकांग की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का दूसरा निदेशक नियुक्त किया गया है। निदेशक मेहरा, ये पद कई मार्शल कलाकारों की पहुंच से बाहर था। साथ ही कई बड़े परिवारों ने अब से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन के प्रति अधिक दोस्ताना व्यवहार करने का फैसला किया था। केवल 2 महीनों में रणविजय ने हांगकांग में अपनी पैठ बना ली थी। इस सारी खबर का नायक शिहांग जाने वाले विमान में बातें कर रहा था और हंस रहा था। क्योंकि वह देर से सोती थी और जल्दी उठ जाती थी, इसलिए मेंगमैन विमान में चढ़ने के तुरंत बाद ही सो गई। अध्याय 398। मेंगमैन के खिड़की के पास सो जाने के बाद रणविजय ने धीरे से छोटी लड़की को एक छोटे से कंबल से ढक दिया। उसने मेंगमैन को कोमलता से देखा, मानो वह उन दुर्लभ खजानों से भी अधिक कीमती हो। यह एक पिता का प्यार था। हनी, हनी। अनन्या ने रणविजय की बांह पकड़ी। जब वह मुड़ा और अपना सिर झुकाया तो अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेंगमैन के साथ क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करने जा रहा हूँ? रणविजय उलझन में था। खेती के बारे में। अनन्या ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, आज विमान पर चढ़ने से पहले मेंगमैन ने पूछा कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। उसे समझाओ। आखिरकार मेंगमैन निश्चित रूप से एक साधक बनेगी, रणविजय ने लापरवाही से कहा। हालांकि मेंगमैन बेटा नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ रणविजय आधुनिक समाज द्वारा बदल गया था और अपनी बेटी को पसंद करने लगा था, और परी जैसी लड़की ने उसे बहुत अच्छा महसूस कराया। इसके अलावा मेंगमैन की प्रतिभा कई लड़कों से भी बेहतर थी और रणविजय अपनी बेटी को सभी दिव्य बच्चों को हराते हुए देखने के लिए उत्सुक था जब वे खेती की दुनिया में लौट आए। ये सोचकर रणविजय हान यांग अमर बनने से पहले की तुलना में अधिक उत्साहित था। नहीं, अनन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, 7 साल की उम्र से पहले बच्चे व्यक्तित्व के अंतिम चरण में होते हैं। मेंगमैन अभी भी दुनिया को जानने की अवस्था में है और ऐसी अलौकिक क्षमता विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या होगा अगर वह अन्य बच्चों के साथ खेलते समय दुर्घटना का शिकार हो जाए? मुझे लगता है कि उसके लिए खेती से दूर रहना ही बेहतर है। इसके अलावा आप मेंगमैन पर लाड़ प्यार करने के अलावा पालन पोषण के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। जब मेंगमैन के पालन पोषण और शिक्षा की बात आती है तो आपको मेरी बात सुननी होगी। अनन्या के गंभीर चेहरे को देखते हुए रणविजय ने सिर हिलाया, क्योंकि वह एक साथ हंसना और रोना चाहता था। ठीक है, ये तुम पर निर्भर है, रणविजय ने कहा। अनन्या संतुष्ट होकर मुस्कुराए। बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखते हुए और किसी को भी अपनी ओर ध्यान न देते हुए वह जल्दी से अपने सिर के ऊपर झुकी और रणविजय के बाएं गाल पर चूमा। ये तुम्हारा इनाम है, अनन्या ने अपनी मधुर आवाज में फुसफुसाया। हाँ, रणविजय ने अपने लंबे बालों वाली अनन्या की ओर देखा, जो आज विशेष रूप से तैयार थी। उसने एक सफ़ेद ब्लाउज, काली स्लैक्स और बेज कोट पहना हुआ था, जो गरिमा में फैशनेबल और खूबसूरत लग रही थी। रणविजय का स्वर आक्रामक हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे और अधिक आकर्षक इनाम चाहिए। रणविजय को घूरते हुए अनन्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें नीचे की ओर घुमाईं और रणविजय के निचले शरीर पर रुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि रणविजय का मांस क्या है और उसने अपने होठों को एक हाथ से ढक लिया। नहीं, उसने शर्म से बड़बड़ाया। रणविजय ने अनन्या को शर्माते हुए देखा तो मुस्कुराया। अनन्या इतनी पवित्र थी कि उसे पुरुषों और महिलाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन इससे रणविजय को लगा कि यह ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि वह धीरे धीरे एक के बाद एक मुद्राएं खोल सकता था। उसे विश्वास था कि एक दिन अनन्या सेक्सी अधोवस्त्र पहनने के लिए तैयार हो जाएगी और रणविजय की चिढ़ाने वाली हरकतों ने अनन्या को उस दिन होटल में हुई घटना की याद दिला दी और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और चारों ओर देखा। ये देखकर राहत मिली कि कोई भी इस तरफ नहीं देख रहा था। सोती हुई काजल को देखते हुए उसने जल्दी से अपनी आंखें झपकाईं, फिर से रणविजय की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, वैसे मैंने तुम्हारे माता पिता को नहीं देखा है। क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? मेरे क्लाउड में कुछ हैं। रणविजय ने सिर हिलाया और अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। फ्लाइट मोड में नेटवर्किंग नहीं है। अगर तुमने तस्वीरें देखी हैं तो गैलरी में कैश होना चाहिए। उसे ढूंढो, अनन्या ने कहा। ओह, रणविजय ने कुछ देर तक खोजते हुए कहा, हाँ, यह मेरी पारिवारिक तस्वीर है।
रणविजय ने मोबाइल फोन अनन्या को थमाते हुए उसे अपनी, काजल और उनके माता पिता की तस्वीर दिखाई। तुम बहुत शालीन और मजबूत हुआ करते थे। जब अनन्या ने तस्वीर में रणविजय को सपाट बालों के साथ देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम और चाचा बहुत मिलते जुलते हो और चाची बहुत सुंदर हैं। वे बहुत जवान दिखते हैं। हाँ, वे वास्तव में जितने छोटे हैं उससे कहीं ज्यादा छोटे दिखते हैं। मेरी माँ बहुत दयालु हैं और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। जहाँ तक मेरे पिता की बात है तो जब मैं छोटा था तो वे मेरे साथ बहुत सख्त थे। शरारतों के कारण उन्होंने मुझे कई बार पीटा था। रणविजय को अभी भी कई बार याद है जब वह बहुत शरारती था और उसके पिता ने उसकी पिटाई की थी। मुझे अपने बचपन के बारे में बताओ, अनन्या ने उत्सुकता से कहा। मैं बचपन में बहुत शरारती था, रणविजय ने यादों की मधुर आवाज में उत्तर दिया। मैंने कुछ रिश्तेदारों से सुना है कि जब मैं अभी भी एक दूध पीते बच्चे की तरह था तो मुझे चुप रहना पसंद नहीं था और मेरी माँ को हर दिन मुझे अपनी बाहों में लेकर घूमना पड़ता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अपने दोस्तों के साथ परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया। जब मैं 5 साल का था तो मैंने क्लास छोड़कर बाहर खेलने जाना शुरू कर दिया। मैंने टीचर से चीनी मांगी और टीचर की सीट पर कई टुकड़े गोंद के रख दिए। बाद में मुझे लगा कि यह काफ़ी रोमांचक नहीं था, इसलिए मैंने कुर्सी पर गोंद लगा दिया। मुझे याद है कि एक बार एक महिला टीचर क्लास में आई थी। पफ, तुम बहुत बुरे लड़के हो। अनन्या हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए मुझे मेरे पिता ने पीटा और मुझे पता था कि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, इसलिए मैंने कुछ और खेलना शुरू कर दिया। बाद में मैं 3 साल के लिए ग्रामीण इलाकों में रहने चला गया और भी दोस्त बनाए। हमने कांच के कंचे खेले, रबर बैंड से कूदे, जूते फेंके कूदे और बारिश के बाद मिट्टी से खेले। मैं मिट्टी को कटोरे के आकार में बनाता था, उसे ज़मीन पर फेंकता था और धमाके की आवाज़ करता था। इसके अलावा हम अक्सर लुका छिपी खेलते थे। मुझे याद है कि एक बार वसंत महोत्सव के दौरान दूसरे बच्चों को खोजने की बारी मेरी थी। जब वे सभी छिप गए तो मैं रात के खाने के लिए घर गया। रात के खाने के बाद मैं उन्हें बुलाने गया और पाया कि वे अभी भी अपनी मूल जगह पर छिपे हुए थे। तुम बहुत शरारती हो। अनन्या को यह बहुत मज़ेदार लगा और उसने कहा, मैंने इस तरह का ग्रामीण जीवन केवल टीवी पर देखा है। चलो जब हमें मौका मिले तो इसे आजमाते हैं। ठीक है, बचपन के मुकाबले देहात में माहौल बहुत बेहतर है, वरना तुम वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे। शौचालय खुले में होते थे और हमें रात में बाहर जाना पड़ता था। जब मैं वापस आया तो मेरे नितंबों पर मच्छरों के काटने के निशान थे। मैंने उस समय उनकी गिनती की। मैं 4 मिनट के लिए शौचालय गया और मुझे 17 मच्छरों ने काट लिया। अनन्या का चेहरा सिकुड़ गया। रणविजय ने जो बताया था उसकी कल्पना करके उसे भी ऐसा लगा जैसे उसे मच्छर ने काट लिया हो। तुम बहुत शरारती हुआ करती थीं। तुमने शरारत करना कब बंद किया? अनन्या ने फिर पूछा। मैं 16 साल की उम्र तक शरारती और विद्रोही था और मैं अक्सर अपने माता पिता से लड़ता और उनके लिए मुसीबतें खड़ी करता था। हालांकि बाद में एक छोटी सी बात ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला, रणविजय ने जवाब दिया। वह क्या था? मुझे याद है कि अपने 16वें जन्मदिन पर मैंने अपनी माँ से दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए 100,000 युआन मांगे थे, लेकिन मेरे पिता हमें एक महत्वपूर्ण दोस्त से मिलने ले जाना चाहते थे। मुझे ये पसंद नहीं आया और मैंने दोपहर के भोजन के समय गुस्से में एक प्लेट भी जमीन पर पटक दी। लेकिन उस समय मेरे पिता ने मेरे व्यवहार के बारे में कुछ भी कहे बिना हमें अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया। हम उपनगरों में एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने गए जिसने मेरी और मेरी बहन की नब्ज टटोली, लेकिन मैंने उसे झूठा कहकर उसका मजाक उड़ाया, जिससे मेरे पिता शर्मिंदा हो गए। जब रणविजय बोल रहे थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे पिता मुझे घर से अकेले बाहर ले गए और एक तालाब में बैठ गए जहां बहुत सारी बत्तखें तैर रही थीं। उन्होंने बाईं ओर बत्तख की ओर इशारा किया और पूछा कि यह क्या है। मैंने अधीरता से उत्तर दिया, यह एक बत्तख है। उन्होंने दाईं ओर बत्तख की ओर इशारा किया और पूछा कि यह क्या है। मैंने और अधीरता से कहा, क्या मैंने अभी अभी खाना खत्म नहीं किया है? यह एक बत्तख है। फिर मेरे पिता ने फिर से बीच की ओर इशारा किया और पूछा कि यह क्या है। मैं गुस्से से खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, बत्तख, यह एक बत्तख है। तुम बत्तख को कैसे नहीं पहचान सकते? तुम हमेशा क्यों पूछते हो? मैंने इसे 100 बार कहा। जब मैंने चिल्लाना समाप्त किया तो मेरे पिता चुप हो गए और मैंने घरघराहट और हौंफते हुए अपना सिर घुमाया। मैं बुरे मूड में था क्योंकि मैं मौज मस्ती करने के लिए बाहर नहीं जा सकता था। वह हमेशा मुझसे सवाल पूछते थे जिससे मुझे और गुस्सा आता था। लेकिन कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद मेरे पिता ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाया जो मेरे बचपन में रिकॉर्ड किया गया था। ये भी ग्रामीण इलाकों और तालाब के किनारे था। मैं अपने पिता के बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए बत्तख की ओर इशारा किया और पूछा, यह क्या है? मेरे पिता ने जवाब दिया कि यह एक बत्तख थी। मैंने एक और बत्तख की ओर इशारा किया, यह क्या है? मेरे पिता ने जवाब दिया कि यह एक बत्तख थी। तालाब में 23 बत्तखें थीं और मैंने 23 बार इशारा किया। मेरे पिता ने 23 बार जवाब दिया और हर बार जब उन्होंने जवाब दिया तो उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। फिर मुझे अचानक कुछ समझ में आया और मैंने अपने पिता के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मुझे अभी भी अपने पिता की आंखों में गर्मजोशी याद है और ऐसा लगा कि वे कहीं जा रहे हैं, लेकिन वे हमें छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे।
अभी तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वे उस नज़र से और भी कुछ कहना चाहते थे। रणविजय अपनी यादों में खो गया। वह हमेशा अपने पिता के गहरे प्यार को महसूस कर सकता था। अब जब वह एक पिता था तो उसे इसकी गहरी समझ थी। उस समय उसके पिता के पास कुछ ऐसा रहा होगा जो वह नहीं कह सकता था, और यह उसके लापता होने से संबंधित हो सकता है, जो अभी भी एक रहस्य था। लेकिन रणविजय को यकीन था कि वह एक दिन रहस्य से पर्दा उठाएगा, और नाराजगी के लिए नाराजगी, नफरत के लिए नफरत। अनन्या ने अपने होंठ सिकुड़े और महसूस किया कि विषय थोड़ा गंभीर था। मैं तुम्हें अपने माता पिता की एक तस्वीर दिखाऊंगी। उसने कुछ सुकून देने वाली बात करनी शुरू की। वे हर समय बातें करते रहे और समय जल्दी बीत गया। सुबह के करीब 10 बज रहे थे और वे जल्द ही शिहांग पहुंच गए। जे प्रांत के प्रांतीय शहर के रूप में शिहांग न केवल एक उप प्रांतीय शहर था, बल्कि जे प्रांत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकी और वित्तीय केंद्र भी था। यह अच्छी तरह से विकसित शहर हुआ राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण ई कॉमर्स केंद्रों में से एक था, जहां श्री शेंग की एनयू टेक्नोलॉजी स्थित थी। शिहांग में बहुत सारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य और अवशेष थे, लेकिन रणविजय यहाँ केवल एक बार आए थे और उन्हें केवल एक डिश याद थी जिसका नाम था वेस्ट लेक फिश इन विनेगर ग्रेवी, जिसका स्वाद अच्छा था। पापा, माँ, हम रुकने वाले हैं। मैं ज़मीन पर चीज़ें देख सकता हूँ। मेंग मेंग ने खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाया। चलो दोपहर में मौज मस्ती के लिए बाहर चलते हैं, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया। मेंग मेंग ने खुशी से अपनी छोटी हथेली हिलाई और कहा, पापा, मैं इस बार बड़ी हेहेई और छोटी हेहेई के लिए उपहार लाऊंगी। ठीक है, मेंग मेंग खुद उपहार चुन सकती है। रणविजय ने हाथ बढ़ाया और छोटी लड़की के सिर को छुआ। ठीक है, मैं सावधानी से चुनूंगा। मेंग मेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अनन्या हंसने और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। मेंग मेंग, दहेई और छोटी हेई वाकई अच्छी दोस्त थीं। अनन्या को यकीन हो गया था कि कई कुत्तों में हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते, और वह छोटी लड़की को उनके साथ खेलने देकर ज्यादा राहत महसूस कर रही थी। इसके तुरंत बाद विमान ने उतरना शुरू कर दिया। आमतौर पर उतरते समय भारहीनता होती थी और कभी कभी टिनिटस होता था, लेकिन रणविजय की संगति में अनन्या और मेंग मेंग को बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। उन्हें बस लगा कि विमान आराम से जमीन पर उतरा है। वाह, कितनी गहरी नींद है, काजल और जो फेई ने कहा। विमान से उतरते ही वे दोनों खींचे चले आए। नींद संक्रामक लग रही थी। काजल को गहरी नींद में सोते देखकर जो फेई जल्दी ही सो गया, ताकि वे यात्रा में ऊब महसूस न करें। विमान से उतरने के बाद झाओ फैंग और लेंग यू सहित 10 लोगों ने दोनों तरफ उनकी सुरक्षा की। मेंग मेंग को अपनी बाहों में लेकर रणविजय ने अनन्या का हाथ थामा और आगे बढ़े, उसके बाद जो फेई और काजल। कई लोग इस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि कोई बड़ा शख्स आ रहा है। हवाई अड्डे से निकलने से पहले काजल का सेल फोन बज उठा। नमस्ते आंटी, हम अभी विमान से उतरे हैं और बाहर जा रहे हैं। मैं समझ गया। ठीक है आंटी, फोन रखते हुए काजल ने कहा। भाई, आंटी बाहर इंतजार कर रही हैं, चलो उन्हें देखने के लिए दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया। वे हवाई अड्डे से बाहर निकले और दाईं ओर देखा। लगभग 50 मीटर की दूरी पर 6 लोग खड़े थे और उनके पीछे थोड़ी दूर पर एक मोटरसाइकिल का काफिला था। टीम में 8 या 9 लैंड रोवर थे, जिनका नेतृत्व एक लिमोजीन कर रही थी। पहले 2 लोग 40 के दशक की शुरुआत में लग रहे थे। रणविजय की अच्छी नज़र से उन्होंने पहचान लिया कि वह महिला रोंग जियाक्सिन थी, जो उनकी आंटी थी। वह लगभग 1.65 मीटर लंबी थी, घोड़े की पूंछ, बिलो भौहें और बड़ी आंखें थीं। वह दिखने में सुंदर थी और रणविजय की मां से कुछ समानताएं थीं, लेकिन उसकी आंखों के कोनों पर कुछ कौवे के पैर थे, जो समय बीतने का संकेत था। उसके बगल में लगभग 1.75 मीटर का एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह अच्छी तरह से आनुपातिक था और काले रंग का कोट पहने हुए था। उसके माथे और भौहों के दोनों तरफ थोड़े सफ़ेद बाल थे। इसके अलावा अधेड़ उम्र के 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो रणविजय के चाचा ससुर के रिश्तेदार होने चाहिए। ऐसा लग रहा था कि दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। झाओ फैंग और अन्य लोगों की सुरक्षा में रणविजय और उसके दोस्त आसानी से उनके पास चले गए। काजल ने अपना हाथ हिलाया और जोर से कहा, चाची। रोंग जियाक्सिन और अन्य लोगों ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उन्हें लगा कि उनके भतीजे का जीवन अच्छा चल रहा है। कुछ दिन पहले ये जानने के बाद कि रणविजय को मेहरा परिवार से निकाल दिया गया था, रोंग जियाक्सिन बहुत गुस्से में था। अप्रत्याशित रूप से रणविजय ने न केवल शादी की थी और उसके बच्चे भी थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन भी अच्छा चल रहा था। वह आज के पुनर्मिलन का और भी अधिक इंतजार कर रही थी। उन्हें आते देख रोंग जियाक्सिन ने कुछ कदम आगे बढ़ने का बीड़ा उठाया। चाची। काजल कुछ कदम आगे बढ़ी, रोंग जियाक्सिन की बांह पकड़ी और हंसने लगी। ठीक है लिली, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है। तुम अब बहुत सुंदर हो, रोंग जियाक्सिन ने खुशी से कहा। मैं हमेशा से सुंदर रही हूँ, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय और बाकी लोग भी रुक गए। वह महसूस कर सकता था कि अनन्या थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। हान, मैं बहुत खुश हूं कि तुम पलक झपकते ही शादी कर चुके हो। क्या ये सुंदर लड़की तुम्हारी पत्नी है? रोंग जियाक्सिन ने उन्हें जटिल और खुश मनोदशा के साथ देखा और मुस्कुराते हुए कहा।
हाँ, रणविजय मुस्कुराया और कहा, चाची, चाचा, मैं अपनी पत्नी अनन्या को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। रोंग जियाक्सिन और उनके पति वांग मिंग थोड़े उलझन में थे। उन्हें लगा कि अनन्या नाम थोड़ा जाना पहचाना है, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने इसे कहाँ सुना था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, चाची और चाचा। अनन्या ने जल्दी से अपना धूप का चश्मा उतार दिया और मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। वाह, अनन्या को बिना धूप के चश्मे के देखकर रोंग जियाक्सिन भी उसकी सुंदरता पर चकित था। वह बहुत सुंदर है। हान, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। हाँ, वांग मिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं अक्सर जियाक्सिन को आपके और लिली के बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। आप दोनों वाकई होनहार युवा हैं। रणविजय ने हंसते हुए कहा, मिंगमैन को उनसे मिलवाने के लिए तैयार। छोटी लड़की ने पहले ही अपनी छोटी बाँह फैला दी थी, अपना छोटा सा मुंह फुला लिया था और कहा, और मैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? रोंग जियाक्सिन की आंखें छोटी परी के लिए प्यार से भरी थीं। मेरा नाम मेहरा युमिंग है। वे सभी मुझे मिंगमैन कहते हैं, मिंगमैन ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर रणविजय मुस्कुराए और कहा, मिंगमैन, वे आपकी दादी और दादा हैं। ओह, मिंगमैन ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, दादी और दादा। कितनी अच्छी लड़की है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। चलो पहले कार में बैठो। रोंग जियाक्सिन ने मिंगमैन को एक प्यारी सी मुस्कान दी और फिर उसने उसके माथे को थपथपाया। मैं बहुत खुश हूं कि मैं उनका परिचय देना भूल गई। यह मेरे पति का भाई वांग गैंग है, यह उसकी पत्नी है और यह भाई वांग लियांग है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वांग गैंग ने मुस्कुराते हुए रणविजय से हाथ मिलाया और कहा, पहले कार में बैठो। अभी 11 बज रहे हैं और मैं किसी को लंच तैयार करने के लिए भेजती हूँ। जल्दी मत करो, मैं बाद में बाहर जाऊंगा, रणविजय ने जवाब दिया। फिर वे कार में बैठ गए। रणविजय और उनका परिवार रोंग जियाक्सिन और वांग मिंग के पीछे लिमोजिन में बैठ गया, जबकि बाकी लोग लैंड रोवर में बैठ गए। काफिला धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। रणविजय ने इन लोगों की क्यों जांच की। उनकी मौसी की भाभी के अलावा बाकी सभी रिश्तेदार मार्शल आर्टिस्ट थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी मौसी ने मार्शल आर्ट वाले परिवार में शादी की थी। ये थोड़ा आश्चर्यजनक था कि रोंग जियाक्सिन एक स्वर्ग चरण मास्टर थी, हालांकि वह अपनी क्यूई को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी, जिसका मतलब था कि वह हाल ही में इस चरण में आगे बढ़ी थी। वांग मिंग, उनके पति, भी एक स्वर्ग चरण मास्टर थे और ऐसा लगता था कि वे लंबे समय से इस चरण में थे। जबकि वांग लियांग, उनके भाई, एक गहन चरण मास्टर थे। वांग लियांग की पत्नी आंतरिक शक्ति के चरण में थी। जहां तक सबसे बड़े भाई वांग गैंग की बात है, तो ऐसा लगता था कि उसने अपनी ताकत को उजागर होने से बचाने के लिए अपनी क्यूई को नियंत्रित कर रखा था। लेकिन रणविजय को यह महसूस हो गया था कि वह शायद स्वर्ग चरण के शीर्ष पर था और ग्रैंड मास्टर के स्तर के करीब था। हालांकि रणविजय अपनी आत्मा की भावना से वांग गैंग की ताकत की जांच कर सकता था, लेकिन वांग गैंग इसे पहचान लेता और रणविजय ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। कार में बैठने के बाद रोंग जियाक्सिन ने अपने बैग से एक बड़ा और एक छोटा उपहार बॉक्स निकाला और उन्हें अनन्या को सौंप दिया। यान, मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये छोटा सा उपहार है। वह मुस्कुराए। धन्यवाद आंटी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए इसे ले लिया। इसे खोलो और देखो कि क्या तुम्हें ये स्टाइल पसंद है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इसे तुम्हारे लिए बदल दूंगी, रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने 2 बक्से खोले और 2 हार देखे। वे चांदी के बने थे, बहुत पतले और अगोचर, लेकिन पन्ना के पेंडेंट अर्धचंद्र के आकार में बहुत सुंदर थे। वे सुंदर हैं, अनन्या ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। क्या यह मेरा है? ये सुंदर है। मिंगमैन ने अपना छोटा हाथ बढ़ाया, छोटे हार को पकड़ा और कहा, कितना अच्छा है। रणविजय ने अनन्या के हाथ से पेंडेंट उठाए और उन्हें देखा। छोटे कील के आकार के जेड के अंदर किसी ने एक छोटी सी सरनी उकेरी थी और वे दोनों ही रिफ्रेशिंग एरे थे, जो पहनने वालों को अच्छी नींद देते थे और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी थकान दूर करते थे। हान, आपको वही हार मिलेगा जो उनके हार से थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। आप यहाँ कुछ और दिन रह सकते हैं और जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो मैं इसे आपको दे दूंगा, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय ने हंसते हुए कहा, आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि उनके चाचा साले को एरे के बारे में कुछ पता था। अध्याय 399। हान, यान, बस आंटी के घर को अपना समझो और कुछ दिन और रहो। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है और मुझे खुशी है कि तुमने शादी कर ली। रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शादी कब हुई। क्या मिंगमैन 4 साल की है? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अनन्या ने अपने निचले होंठ को थोड़ा सा सिकुड़ते हुए जवाब दिया। हाँ, रोंग जियाक्सिन दंग रह गया और बोला, मिंगमैन 4 साल की है। तुमने शादी क्यों नहीं की? हाँ, ये तुम्हारी गलती है हान। अनन्या ने इतनी प्यारी बेटी को जन्म दिया है और तुम्हें उसके प्यार पर खरा उतरना चाहिए। तुम्हें उसे जल्द से जल्द अपनी कानूनी पत्नी बना लेना चाहिए, वांग मिंग ने कहा। रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं अपने माता पिता के बारे में पता लगा लूंगा और उन्हें वापस पालूंगा तो हम शादी कर लेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोंग जियाक्सिन ने भी ऊंची आवाज में कहा, तुम। खैर, मेरी राय में बेहतर होगा कि तुम पहले शादी कर लो। मिंगमैन बड़ी हो गई है और तुम अब और देरी नहीं कर सकती। यह मजाक नहीं है।
रोंग जियाक्सिन की बातें सुनकर रणविजय ने सीधे पूछा, चाची, क्या तुम्हें मेरे माता पिता के बारे में कोई खबर है? मुझे ठीक से नहीं पता और कोई नहीं जानता कि हमें उनके बारे में कब खबर मिलेगी। तुम हमेशा ऐसे ही नहीं चल सकती। रोंग जियाक्सिन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह दोनों की शादी देखने वाली बड़ी हो सकती है और ऐसा करने की उम्मीद करती है, लेकिन रणविजय ऐसा नहीं चाहता था। हालांकि उसकी चाची का उसके माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। रणविजय किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकतों से नहीं डरता था। आखिरकार वह सैकड़ों वर्षों से खेती की दुनिया में लड़ रहा था और इस अवधि के दौरान 10 सुपर संप्रदायों और कुलों को दबा दिया था, जिनमें से प्रत्येक गुरुओं से भरा था। लेकिन अब कोई भी शत्रुतापूर्ण ताकतें उसके माता पिता की खोज में हस्तक्षेप नहीं कर रही थीं। उसे बस उनके बारे में कोई खबर नहीं थी, जो उसके सामने आने वाली एकमात्र समस्या थी। यहाँ तक कि रणविजय भी इसमें मदद नहीं कर सका। उसे ये भी नहीं पता था कि उन दोनों की खबर कहाँ से ढूंढनी है। इस समय वह केवल यह उम्मीद कर सकता था कि यू वोवेई उसे कुछ खास जानकारी देगी। रोंग जियाक्सिन की बातें सुनकर अनन्या भी मुस्कुराए और बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि रणविजय अपने माता पिता को ढूंढ लेगा और फिर हम शादी कर सकते हैं। रोंग जियाक्सिन ने अपराधबोध से अनन्या को देखा और आह भरी। हान ने वाकई एक अच्छी लड़की से शादी की है। वह बहुत अच्छा है और मैं उसके साथ रहकर खुश हूँ। अनन्या ने मीठी मुस्कान दी। वयस्कों के बीच की बातचीत ने मेंगमैन को भ्रमित कर दिया। शादी करने के लिए? मेंगमैन ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या पापा और माँ ने अभी तक शादी नहीं की है? फिर मैं क्यों मौजूद हूँ? उसके आसपास के वयस्क स्तब्ध थे और कुछ देर तक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अनन्या को लगा कि यह मामला थोड़ा अवर्णनीय है। वह अक्सर खबरें देखती थी कि एक नवविवाहित जोड़े के बच्चे अपने माता पिता की शादी में गए थे, जो दिलचस्प था। लेकिन अब उसके साथ भी यही होने वाला था और उसकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। जब माँ और पिताजी की शादी होगी तो तुम अपने हाथों में फूल लेकर हमारे साथ एक तस्वीर खिंचवा सकती हो। ये बहुत सुंदर होगा। रणविजय मुस्कुराया और मेंगमैन के छोटे से सिर को छू लिया। फूल लो, तस्वीरें लो, सुंदर है। मेंगमैन मुस्कुराए। रोंग जियाक्सिन मेंगमैन से इतना प्यार करती थी कि वह पूरे रास्ते छोटी लड़की के साथ खेलती रही। उसके पास रणविजय से बात करने का भी समय नहीं था। पहले तो मेंगमैन थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन बाद में उसने अच्छा समय बिताया और अपनी दादी के लिए एक गाना भी गाया। गंतव्य तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा। शिहान के वांग परिवार का मुख्य निवास बिंजियांग जिले में एक छोटा सा मनो था, जो एक नदी के करीब था और जिसमें सुंदर दृश्य थे। यह एक छोटा सा मनो था जिसमें 13 एक मंजिला इमारतें थीं। कुछ इमारतें आधुनिक थीं और कुछ रेट्रो थीं और उनके बीच की दूरी अलग अलग थी। सबसे भीतरी हिस्से में एक चतुर्भुज प्रकार की इमारत थी, जो वांग परिवार के बुजुर्गों का पुराना और मुख्य घर था। कार दाईं ओर की 3 इमारतों के पास रुकी, जबकि बीच में प्राचीन इमारत रोंग जियाक्सिन के परिवार का निवास था। दाईं ओर का आधुनिक घर रणविजय के परिवार के लिए व्यवस्थित था। बाईं ओर थोड़ा लंबा घर 6 कमरों वाला एक गेस्ट हाउस था, जिसमें झाओ फैंग और अन्य लोग रह सकते थे। 50 मीटर आगे अंदर 3 तरफ फ्रेंच खिड़कियों वाली एक इमारत थी। ये वांग का रेस्तरां था, जहां परिवार आमतौर पर खाना खाता था। एक साथ रात का खाना खाने के अलावा वांग परिवार ने अनियमित नाश्ता और दोपहर का भोजन किया। आखिर बुजुर्गों के अनुसार युवा लोग रात के उल्लू थे। वे नाश्ता करने के लिए सुबह जल्दी कैसे उठ सकते थे? झाओ फैंग और अन्य लोगों ने गृहस्वामी के मार्गदर्शन में अनन्या के सूटकेस और काजल और जोफी के सामान को व्यवस्थित कमरों में रखा और फिर जल्दी से अपना सामान व्यवस्थित करने के लिए कमरे में लौट आए। रणविजय रोंग जियाक्सिन के घर गए, जो देखने में रेट्रो लग रहा था, लेकिन अंदर की सजावट बहुत ही ताजगी भरी और अनोखी थी, जिसमें आधुनिक शैली की सफ़ेद फर्श की टाइलें, सोफे और झूमर लगे थे। हान, पहले बैठो और चाय पियो, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। जब रोंग जियाक्सिन ने बात की तो उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। फिर वह दाईं ओर गलियारे में बने बेडरूम में चली गई। रणविजय को अपनी चचेरी बहन भी याद आ गई, जो उससे 3 साल छोटी थी। वह इस जिंदादिल छोटी लड़की से तब मिला था जब वह 13 या 14 साल का था। थोड़ी देर बाद ही रोंग जियाक्सिन वांग्या के साथ बाहर आया। वांग्या के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था, मानो वह अभी तक जागी ही नहीं थी। जब उसने रणविजय और बाकी लोगों को देखा तो उसने अपना उत्साह बनाए रखा, मुस्कुराए और नमस्ते कहने के लिए उसके पास आए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, चचेरे भाई। वांग याक्सियन ने रणविजय और काजल को नमस्ते कहा, फिर सोफे पर बैठ गया, अनन्या को देखा और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, चचेरी बहन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनन्या ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। या बड़ी हो गई है, पहले से ज्यादा खूबसूरत, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी चचेरी बहन वाकई बहुत खूबसूरत है। वांग्या ने मुस्कुराते हुए मेंगमैन को देखा। अचानक वह खोई हुई और उदास महसूस करने लगी और उसकी आंखें कांप उठीं। लेकिन उसने जल्द ही अपना मूड ठीक किया, मुस्कुराए और कहा, क्या वह आपकी बेटी है? कितनी सुंदर प्यारी लड़की है। आपका नाम क्या है? मैं मेंगमैन हूँ। मेंगमैन से बात करने के बाद वांग्या ने अनन्या को संदेह से देखा और कहा, चचेरी बहन, तुम जानी पहचानी लग रही हो, जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा हो। अच्छा, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या ने जवाब दिया। वांग मिंग और रोंग जियाक्सिन बड़े थे और अनन्या को लगा कि यह सामान्य बात है कि वे उसे नहीं जानते।
लेकिन वांग्या को उसका नाम सुनना चाहिए था। अनन्या का नाम सुनकर वांग्या चौंक गई। अनन्या। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, ओह, तुम अनन्या हो। तुम मेरी चचेरी बहन हो। क्या संयोग है। भाई, तुम उसका पीछा करने में कब सफल हुए। अच्छा, कुछ समय पहले तक उसका पीछा करना मुश्किल था। रणविजय ने मजाक किया। अनन्या ने रणविजय की ओर आंखें घुमाईं। उसका पीछा करना मुश्किल का क्या मतलब था। रणविजय ने बस एक बार उसका पीछा किया था और उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आतिशबाजी बहुत खूबसूरत थी। रणविजय अनन्या और मिंगमैन के साथ रोमांटिक और सौम्य था। अनन्या उसे कैसे मना कर सकती थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो गया है। वांग्या मुस्कुराए और उत्साह से रोंग जियाक्सिन को देखा। माँ और पिताजी, आप निश्चित रूप से नहीं जानते कि मेरी चचेरी बहन एक प्रसिद्ध स्टार, राष्ट्रीय देवी हैं। सच में। रोंग जियाक्सिन ने अनन्या को खुशी से देखा और कहा, आप एक सुपरस्टार हैं। हान आपसे शादी करके बहुत भाग्यशाली है। मैं बहुत प्रसिद्ध नहीं हूँ। मैं अभी भी विकसित हो रही हूँ। अनन्या ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अब जब वह एक सुपरस्टार है। वांग मिंग कुछ कहना चाहता था। वह हिचकिचाया क्योंकि वह जानता था कि मनोरंजन उद्योग एक गड़बड़ है और वहाँ बहुत लंबी और खुशहाल शादियाँ नहीं होती हैं। वांग मिंग की अभिव्यक्ति को देखकर वांग्या को पता था कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने कहा, अनन्या एक महान और ठंडी देवी हुआ करती थी, जिसका कोई घोटाला नहीं था। इसलिए वह 5 साल पहले रणविजय की वजह से सेवानिवृत्त हो गई और उसने उसके लिए एक बच्चे को भी जन्म दिया। मुझे इससे ईर्ष्या है। उसके बाद वांग्या ने अपनी आंखों में प्यार के साथ मिंगमैन को देखा। रोंग जियाक्सिन ने आह भरी और थोड़ी दया से वांग्या को देखा। वांग्या की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इस दृश्य ने रणविजय को थोड़ा अलग महसूस कराया। रोंग जियाक्सिन और वांग मिंग के सामयिक भावों के अनुसार वांग्या भावनात्मक रूप से बहुत तंगी में जी रहा था। इसके बारे में सोचने के बाद रणविजय ने पूछना छोड़ दिया और अपना काम करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि अनन्या के पैर पर बैठे हुए मिंगमैन ने मुंह बनाया। मेरी माँ बहुत सुंदर है, मेरे पापा बहुत शक्तिशाली हैं। छोटी लड़की ने एक प्यारी अभिव्यक्ति के साथ कहा। छोटी लड़की के शब्दों ने हंसी का एक विस्फोट किया। नमस्ते कहने के बाद जोऊफी चुपचाप एक तरफ बैठ गया। 5 मिनट बाद रोंग जियाक्सिन ने समय देखा और कहा, आहमिंग, अब 11:30 बज चुके हैं। उन्हें दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहो। ठीक है हान, 1 मिनट रुको, मैं इसे व्यवस्थित करता हूँ। वांग मिंग खड़ा हुआ और एक भरपूर दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो गया। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मुझे पहले कुछ काम करना है। क्या हो रहा है। क्या तुम रात के खाने के बाद वहां जा सकते हो। अपनी चाची और चाचा को दोपहर में तुम्हें घुमाने दो, रोंग जियाक्सिन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। जब तक मैं पहले ये काम नहीं कर लेता, मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। रणविजय ने हंसते हुए अनन्या की ओर देखा। क्या तुम यहाँ रुकना और पहले खाना खाना पसंद करोगी। अनन्या ने सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, तो सावधान रहना। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। ठीक है, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। रणविजय ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। तुम कहाँ जाना चाहते हो हान। रोंग जियाक्सिन ने पूछा। किंगफैंग संप्रदाय में और यू वुवेई को खोजने के लिए, रणविजय ने उत्तर दिया। तुम चीफ यू को खोज रहे हो। रोंग जियाक्सिन उलझन में था। किस लिए। मेरे माता पिता के बारे में पूछने के लिए। लगता है कि वह कुछ जानता है, रणविजय ने उत्तर दिया। वह कुछ जानता है। सच में, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। रोंग जियाक्सिन दंग रह गया और पूछा, तुम्हें ये किसने बताया। लेई त्यानन, वह झूठ नहीं बोल सकता। लेई त्यानन, लेई त्यानन। वांग मिंग ने नाम 2 बार दोहराया और अचानक आश्चर्य से रणविजय को देखा। क्या वह हांगकांग के निदेशक लेई नहीं हैं, मार्शल आर्टिस्ट सूची में 11वें स्थान पर रहने वाले महान गुरु। तुम उन्हें जानते हो हान। यह रोंग जियाक्सिन को अचानक लगा कि जियाओहान ने बहुत अच्छा विकास किया है। वह मार्शल आर्ट की दुनिया को जानता था, लेई त्यानन को जानता था और चीफ यू को खोजने आया था। विचार करने के बाद रोंग जियाक्सिन ने कहा, आपके लिए किंगफैंग संप्रदाय में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रमुख और बुजुर्गों को अजनबियों से मिलना पसंद नहीं है। आइए पहले उन्हें एक विजिटिंग कार्ड भेजें। इससे परेशान मत होइए, बस मुझे एक कार्ड दे दीजिए। रणविजय ने उसे मना कर दिया। फिर अपने चाचा को तुम्हें वहां ले जाने दो, रोंग जियाक्सिन ने कहा। हालांकि वह रणविजय के बारे में उत्सुक थी, उसने उससे बहुत अधिक नहीं पूछा और शाम को जब वे सभी खाली होंगे तब इस बारे में बात करने का फैसला किया। वांग मिंग ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा हान। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया। जब वे बाहर जा रहे थे, मिंगमैंग ने जल्दी से कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं। मिंगमैंग भी आपके साथ जाना चाहती है। पापा कुछ पूछने जा रहे हैं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। रणविजय ने मुस्कुराते हुए उसके छोटे से सिर को छुआ और कहा, क्या तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहना पसंद करोगी और पापा के वापस आने का इंतजार करोगी। मिंगमैंग, माँ के साथ पापा का इंतजार करो, वे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। माँ तुम्हें कुछ नाश्ता करवाएंगी। अनन्या ने मिंगमैंग के चेहरे पर चुटकी ली और कहा। सच में। मिंगमैंग की बड़ी आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं पापा के वापस आने का इंतजार करूंगी। पापा जल्दी करो। ठीक है,
रणविजय मुस्कुराया और वांग मिंग के साथ बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर गया, उसने छोटी लड़की की आवाज़ सुनी। मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। मुझे आइसक्रीम, आलू के चिप्स और समुद्री शैवाल खाना पसंद है। मेंग मैन के शब्दों ने रणविजय को हंसाया। कितनी प्यारी लड़की है, अभी खुशी के पलों का मजा लो। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और वह बड़ी होकर किसी से शादी कर लेगी। अगर उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं तो। वांग मिंग ने गहरी सांस ली। रणविजय के चेहरे पर भाव जम गए। वह चुप था क्योंकि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वे यार्ड के सामने छोटे से पार्किंग स्थल पर गए, एक काले रंग की बेंटले में सवार हुए, विला क्षेत्र को धीरे धीरे छोड़ा और उत्तर पूर्व की ओर चले गए। हान, तुम कितने सालों से साथ हो? वांग मिंग ने उत्सुकता से पूछा। लगभग 5 साल। क्या वह अभी भी मनोरंजन व्यवसाय में है? मैंने सुना है कि वह मंडली गड़बड़ है, वांग मिंग ने उसी समय रणविजय को चेतावनी देते हुए कहा। जब तक उसे मजा आता है उसे मजा करने दो, मैं उसका साथ देता हूँ। रणविजय मुस्कुराया। अब जब वह भी काम पर चली गई है तो घर पर मिंग मैन की देखभाल कौन करेगा? बच्चों के लिए बेहतर है कि उनके माता पिता उनकी देखभाल करें और उन्हें शिक्षित करें। जाहिर है, झाओ फैंग और दूसरे लोग साधारण नहीं थे। ऐसे अंगरक्षकों को रखने के लिए रणविजय को बहुत अमीर होना पड़ा होगा और शायद उसे अपनी खुद की कंपनी चलानी थी। अगर अनन्या भी काम पर चली जाती तो क्या वे मिंग मैन की देखभाल के लिए नानी को रखते? वांग मिंग ने सोचा कि यह उचित नहीं है। मैं घर पर मिंग मैन की देखभाल करता हूँ। अच्छा, पूरे समय घर पर रहने वाला पिता। वांग मिंग एक बार में ही दंग रह गया। उसका मुंह थोड़ा हिल गया और उसके दिमाग में एक भयानक अनुमान आया। चौराहे पर लाल बत्ती थी। वांग मिंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया और झिझका। तुम हान, क्या तुमने अनन्या के परिवार में शादी की है? मूल रूप से वह रणविजय से पूछना चाहता था कि क्या उसे अनन्या ने पाला है, जो असभ्य लग रहा था। इसलिए उसने अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित किया। रणविजय थोड़ा हैरान हुआ और उसे यह बहुत मज़ेदार लगा जब उसने वांग मिंग का मतलब समझा। अपना सिर हिलाते हुए रणविजय ने हास्यास्पद सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि रणविजय की चुप्पी ने वांग मिंग को लगा कि उसने सच का अनुमान लगा लिया है। चूंकि रणविजय ने खंडन नहीं किया, इसलिए उसने सहमति जताई। काश, वांग मिंग ने आह भरी। हान का जीवन आसान नहीं है। तुम्हारी चाची तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी है और अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती है। हालांकि तुम्हारे चाचा का परिवार शीर्ष परिवार नहीं है, फिर भी हमारी अच्छी प्रतिष्ठा है और जेहांग में हमारा कुछ प्रभाव है। हान, तुम्हें अपनी चाची की बातों के बारे में सोचना चाहिए और मैं बाद में तुम्हारी चाची के साथ अनन्या के घर जाऊंगा। दूसरे शब्दों में, वांग मिंग रणविजय को दिलासा दे रहा था कि यद्यपि उसके लिए अनन्या के परिवार में विवाह करना कठिन था, लेकिन उसकी चाची और चाचा ही उसकी दृढ़ निर्भरता होंगे। रणविजय ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। वांग मिंग को ऐसी गलतफहमी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वह रणविजय के परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। कुछ दिनों में उसे एहसास हो जाएगा कि वह गलत था। जब वे बातें करते थे तो वे शहर से निकल जाते थे, उपनगरों में आधे घंटे तक गाड़ी चलाते थे, बाएं और दाएं मुड़ते थे और अंत में उस स्थान पर पहुंचते थे जहां किंगफेंग संप्रदाय स्थित था। मुझे कुछ साल पहले अपने पिता के साथ किंगफेंग संप्रदाय का दौरा करने का सम्मान मिला था। हम 5 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन वे शायद आज हमें न देखें। इसके अलावा हम चीफ यू से मिलने जा रहे हैं और हमें अधिक सम्मानजनक होना चाहिए। प्रवेश करने से पहले वांग मिंग ने रणविजय को चेतावनी दी। क्या यू वुवेई बहुत शक्तिशाली है? रणविजय ने लापरवाही से पूछा। रुको, तुम उसे उसके पूरे नाम से नहीं बुला सकते। तुम्हें उसे चीफ यू कहना होगा, वांग मिंग ने कठोर भाव से कहा। ध्यान रखो कि यू वुवेई का बैकस्टेज समर्थक सम्राट किंग है। हालांकि किंगफेंग संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से इसका स्थान ऊंचा है और यह शिहान के शीर्ष 5 में भी हो सकता है। बेशक यह बाकी दुनिया के साथ उनके सामंजस्य और उनके अपेक्षाकृत अक्षम शिष्यों के कारण भी है। कुछ साल पहले जब कोई खजाना मिला था तो किंगफेंग संप्रदाय अन्य संप्रदायों की तरह इसके लिए लड़ने के लिए कुछ शिष्यों को भेजता था। लेकिन उन्होंने 3 साल तक लड़ाई लड़ी और कभी नहीं जीते, जिससे उन्हें राहगीर संप्रदाय उपनाम मिला। यू वुवेई को बहुत अपमानजनक लगा, इसलिए उसने अन्य संप्रदायों के खिलाफ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने संप्रदाय के शिष्यों को व्यावहारिक तरीके से मार्शल आर्ट का अभ्यास करवाया और पूरा संप्रदाय अब बहुत आराम से जीवन जी रहा था। वांग मिंग जानता था कि यद्यपि वह स्वर्ग मंच के शीर्ष पर था, लेकिन अगर वह किंगफेंग संप्रदाय में शामिल हो जाता तो वह एक बुजुर्ग बन सकता था। जबकि यू वुवेई किंगफेंग संप्रदाय में एकमात्र ग्रैंड मास्टर था, उसके 3 बुजुर्ग सभी स्वर्ग मंच के मास्टर थे। जहां तक उसके शिष्यों की बात है, उनकी ताकत वास्तव में असमान थी, जो स्पष्ट शक्ति से लेकर पृथ्वी मंच तक थी। बेशक वांग मिंग जानता था कि अपनी ताकत से वह तीनों बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक यू वुवेई की बात है, आखिरकार वह सम्मान के योग्य एक महान गुरु था। इसलिए वांग मिंग ने रणविजय को फिर से चेतावनी देने का फैसला किया। इस बार उसने सोचा, अगर वे भाग्यशाली रहे तो उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा, अगर वे नहीं रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन वह गलत था। जब वे एक घाटी को पार कर गए तो उन्होंने किंगफेंग संप्रदाय को देखा, जो एक बड़े मंदिर की तरह था, जो कई इमारतों से बना था और गेट के सामने 2 शिष्यों द्वारा संरक्षित था।
नमस्ते, मैं वांग परिवार से वांग मिंग हूँ। मैं चीफ यू से मिलने आया हूँ, वांग मिंग ने गेट के पास पहुँचने पर कहा। द्वारपालों में से एक ने उनकी ओर देखा और कहा, कृपया वापस चले जाएं, चीफ यहाँ नहीं है। क्या पहला बुजुर्ग वहाँ है? वांग मिंग ने पूछा। पहला बुजुर्ग ध्यान कर रहा है और किसी से नहीं मिलेगा। दूसरे बुजुर्ग के बारे में क्या? मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरे बुजुर्ग के पास समय है? दूसरा बुजुर्ग खाली नहीं है, वह अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। वांग मिंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था और उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या तीसरा बुजुर्ग हमसे मिलने के लिए तैयार है। बस अपना विजिटिंग कार्ड यहाँ छोड़ दें और शायद वे एक दिन खाली हो जाएं। वह शिष्य थोड़ा अधीर था, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। हुश! दोनों द्वारपालों के शरीर अचानक 3 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर से उड़कर उसमें गिर गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग मिंग के होश उड़ गए। क्या हो रहा है? अभी अभी उसने महसूस किया कि दोनों शिष्यों के ऊपर उठने से पहले उनके पैरों के नीचे अचानक एक तरह की ऊर्जा प्रकट हुई। क्या हो रहा है? उसने ध्यान नहीं दिया कि यह रणविजय ने किया था। अंदर जाओ, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर संप्रदाय में प्रवेश किया। उसने आंतरिक शक्ति के चरण में दोनों शिष्यों को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उन्हें गिरा दिया। वांग मिंग उलझन में उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही दोनों शिष्य उठे, उन्होंने रणविजय को अंदर आते देखा। वे डर से पीले पड़ गए और घबराकर भीतरी प्रांगण की ओर भागे। लगभग 1 मिनट बाद वांग मिंग को पूरी तरह से समझ में आ गया कि क्या हुआ था। उसने भीतरी प्रांगण से तीखी चीखें सुनी। दुश्मन आ रहा है, संप्रदाय की रक्षा करो और दुश्मनों को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। हुश! 50 से अधिक शिष्य भीतरी प्रांगण के द्वार से बाहर भागे। अपने हाथों में तलवारें और लाठियां लिए वे सभी रणविजय और वांग मिंग को सावधानी और घबराहट से घूर रहे थे। बड़े भाई, वे हैं, दो द्वारपालों ने अपने नितंबों को रगड़ते हुए चिल्लाया। तुम कौन हो? सबसे बड़े मार्शल भाई ने आगे बढ़कर बड़ी तेजी से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? रणविजय ने भीड़ की ओर देखा। उसे आखिरकार पता चल गया कि इसे राहगीर संप्रदाय क्यों कहा जाता है। सबसे बड़ा मार्शल भाई केवल पीक स्ट्रेंथ स्टेज पर था। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं यू वुवेई की तलाश कर रहा हूँ। अध्याय 400। तुम किसे ढूंढ रहे हो? सबसे बड़ा मार्शल भाई थोड़ा उलझन में था। उसने अपनी भौहें उठाईं और दोहराया, यू वुवेई। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों है? यू वुवेई हमारे संप्रदाय के प्रमुख का नाम है, एक इनवर्ट स्ट्रेंथ शिष्य ने फुसफुसाया। पफ अहम। सबसे बड़े मार्शल भाई ने गुस्से से रणविजय को घूरते हुए कहा, तुमने यू वुवेई को उसके पूरे नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे की? बहुत घमंडी, भाइयों। उसके बोलने से पहले रणविजय ने उसे मजाकिया नज़र से देखा और फिर उसने महसूस किया कि इस अजनबी के शरीर से आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल लहर की तरह निकल रही है जो उस पर टूट पड़ी है। हुश! सबसे बड़े मार्शल भाई के बोलने से पहले उसे और शिष्यों के एक समूह को हवा में उड़ा दिया गया। उन्हें आंतरिक प्रांगण की 2 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर भेजा गया और जमीन पर गिरा दिया गया। अहम अहम अहम। वांग मिंग लगभग सांस लेना भूल गया। उसने इतनी जोर से घूरने की कोशिश की कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उसने रणविजय को एक खाली चेहरे से देखा। उसने उस जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया जिसे पहचानने की हिम्मत उसने पहले नहीं की थी। अब केवल मूर्ख ही नहीं जानते कि क्या हो रहा था। मार्शल 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 आर्ट ग्रैंड मास्टर। वांग मिंग हकलाने लगा। अचानक आश्चर्य के कारण उसका स्वर रोमांचकारी हो गया। उसके बाद उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसने पानी में अपनी सांस रोक रखी हो, और जब वह उसे रोक नहीं पाया तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया। वह अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। वास्तव में उसके लिए ग्रैंड मास्टर बनना कोई असंभव सपना नहीं था। आखिरकार वह खुद वू दाओ ग्रैंड मास्टर स्टेज के करीब था और उसके परिवार में ऐसे बुजुर्ग थे जो ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा उसने पहले भी अन्य ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग देखे थे। वह तीव्र मनोवैज्ञानिक विरोधाभास के कारण बहुत हैरान था। ग्रैंड मास्टर मेहरा, मैं वांग मिंग हूँ, वांग परिवार से। वांग मिंग ने सहज रूप से महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहा। बोलने से पहले उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है और वह आगे नहीं बोल सका। मैं उसे क्या पुकारूं? अरे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वांग मिंग हिचकिचाया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। चाचा, मुझे बस मेरे नाम से पुकारो, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि वह वांग मिंग के मन की बात पढ़ सकता हो। आंटी रोंग जियाक्सन दुनिया में रणविजय द्वारा पहचाने जाने वाले कुछ रिश्तेदारों में से एक थीं, और रणविजय उन्हें और वांग मिंग को बड़ों के रूप में सम्मान देने के लिए तैयार थे। रणविजय अपनी उपलब्धियों के बारे में आत्मसंतुष्ट नहीं थे और किसी को भी तुच्छ नहीं समझते थे, लेकिन उनका रवैया हर व्यक्ति में अलग अलग था। कुछ लोग भले ही रणविजय से भीख मांगने के लिए घुटनों के बल गिरें, रणविजय उन्हें एक नज़र भी नहीं बख्शेंगे। हर किसी का अपना संतुलन होता था और समय सब कुछ साबित कर देता था। वांग मिंग को रणविजय की बातें सुनकर राहत मिली। हालांकि उसे याद आया कि उसने यहाँ आते समय क्या कहा था। रणविजय जी परिवार में कैसे शादी कर सकता था? एक वू दाओ ग्रैंड मास्टर के रूप में वह खुद एक संप्रदाय स्थापित कर सकता था। वांग मिंग को आज एक जोकर की तरह महसूस हो रहा था और वह किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। चलो अंदर चलते हैं, रणविजय ने कहा और संप्रदाय में प्रवेश किया।
इस समय अंदर के लोग भी अपने होश में आ गए और चिल्लाने लगे, बड़े भाई तुम कहाँ हो? अब हम क्या कर सकते हैं? दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, पीछे हटो, मदद के लिए बड़े के पास जाओ, भागो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये फी के शब्द सुनकर वांग मिंग ने अपने होंठ सिकुड़े। एक ग्रैंड मास्टर के रूप में रणविजय एक ही समय में आपके पहले, दूसरे और तीसरे बुजुर्गों को हरा सकता है। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वांग मिंग ने अचानक कहा, हाँ तुम लड़ सकते हो, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा चोट मत पहुंचाओ। आखिरकार सम्राट किंग पर्दे के पीछे यू वुवेई के समर्थक हैं। सम्राट किंग, रणविजय ने दोहराया, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए। रणविजय को एहसास हुआ कि उसने कई बार नाम सुना था। वे सम्राट किंग से डरते हुए लग रहे थे, लेकिन वह सिर्फ किंग ड्रैगन के खून वाला एक आदमी है। रणविजय ने शांति से जवाब दिया, ऐसे कई वंशज थे जिन्हें किंग ड्रैगन का खून विरासत में मिला था और उन्होंने असमान ताकत के साथ कई शाखाएं विकसित की थीं। लेकिन रणविजय सबसे शक्तिशाली वंशज से भी नहीं डरता था। किंग ड्रैगन का खून खेती की दुनिया में सिर्फ तीसरे चरण का खून था। जहां तक खुद रणविजय की बात है, अनगिनत संसाधनों की मदद से वह सही बिल्डिंग बेस स्टेज, इननेटनेस स्टेज, 8 इंच के अमृत चरण और फिर 7 इंच के युआन यंग चरण के स्तर तक आगे बढ़ गया। तब से उसने अपने स्वयं के प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली थी, जो कि साधना जगत के दूसरे चरण में प्रथम स्थान पर था। पहले चरण को केवल एक किंवदंती के रूप में जाना जाता था और हजारों वर्षों तक इस चरण तक आगे बढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था। रणविजय द्वारा ज्ञात किंवदंती के अनुसार इस चरण में सभी गुरु आसानी से प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते थे और गरज के बारे में चिंता किए बिना दिव्य क्षेत्र में उड़ सकते थे। रणविजय को इस बारे में सोचते समय सिरदर्द होता था, क्योंकि वह आकाश पर दिव्य गरज से मारा गया था। लेकिन अब वह खुद को भाग्यशाली महसूस करता था। अनन्या और मेंग मेंग ने उसे मोहित और मंत्रमुग्ध कर दिया। अप्रत्याशित रूप से पिता बनने से उसे बहुत खुशी हुई। बेशक वांग मिंग को रणविजय का इतिहास नहीं पता था, इसलिए वह अपने भतीजे के शब्दों से चौंक गया। सिर्फ किंग ड्रैगन खून वाला एक आदमी, बस ऐसा लगता है कि किंग ड्रैगन खून उसके लिए बहुत आम है। वांग मिंग को अभी भी समझ में नहीं आया, इसलिए वह रास्ते में चुप रहा और रणविजय के पीछे पीछे भीतरी प्रांगण में चला गया। वे 1 मिनट तक चले। अचानक लोगों का एक बड़ा समूह बाएं और दाएं से दौड़ता हुआ आया। कुल मिलाकर लगभग 150 हथियारबंद शिष्य थे और वे सभी रणविजय को सावधानी से देख रहे थे। आखिरकार 3 बुजुर्ग प्रकट हुए, जबकि पहले बुजुर्ग ने रणविजय को देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं यू वुवेई को ढूंढ रहा हूं, रणविजय ने शांति से कहा। तुम इस तरह से घुस आए और सेक्टर प्रमुख से मिलना चाहते हो? तुम सच में मुझे नीचा समझते हो? सभी शिष्य सुनो, पंक्तिबद्ध हो जाओ, पहले बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, सभी शिष्यों ने अपने हथियार वापस ले लिए और रणविजय को व्यवस्थित तरीके से घेरना शुरू कर दिया। रणविजय हैरान था, वे अभी भी इस स्थिति में लड़ना चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे राहगीर संप्रदाय कहा जाता है। मैं शर्त लगाता हूं कि वे साधना जगत में एक दिन भी नहीं रह सकते। रणविजय ने ऐसा संप्रदाय कभी नहीं देखा था। उसकी चेतना के आदेश पर उसकी जेब में रखे पत्ते एक एक करके बाहर निकल आए। रणविजय की आध्यात्मिक शक्ति से भर जाने के बाद पत्ते पंखे में बदल गए और दहाड़ने लगे। धमाका 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 धमाका। दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला के साथ 150 शिष्य 10 सेकंड में नीचे गिर गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहला बुजुर्ग दंग रह गया। फिर 18 पत्तों का घेरा धीरे धीरे कम होता गया और 3 बुजुर्गों को घेर लिया। डरावने पत्तों ने उन्हें लगभग डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़े बुजुर्ग की पलकें फड़क रही थीं जब उन्होंने कहा, हीरो तुम इतने हिंसक क्यों हो? मैंने अपने शिष्यों से एक पंक्ति बनाने और बातचीत के लिए मुख्य हॉल में तुम्हारा स्वागत करने को कहा था। हम रणविजय उलझन में था। ओह, वे मेरा स्वागत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी हथियार वापस ले लिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस अपने संप्रदाय के प्रमुख को बाहर आने के लिए कहो, रणविजय ने स्पष्ट रूप से कहा। संप्रदाय का नेता वास्तव में यहाँ नहीं है और वह आधे महीने पहले बाहर गया था। उसने 3 दिन पहले मुझसे संपर्क किया और कहा कि वह आगे की यात्रा करेगा। पहले बुजुर्ग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उससे संपर्क करें, रणविजय ने सीधे आदेश दिया। मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता, पहले बुजुर्ग ने असहाय होकर कहा। हीरो, हमारे संप्रदाय के प्रमुख हमेशा हमसे संपर्क करने के लिए एक सार्वजनिक फोन का उपयोग करते हैं। क्या? रणविजय ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। 18 काद तीनों की ओर आते रहे और अंततः उनके सिर के चारों ओर घूम गए, जिससे उनके पसीने लगभग छूट गए। हीरो, हमारी जान बख्श दो। दूसरे बुजुर्ग ने पहली बार अपना मुंह खोला और बार बार कहा, हमें नहीं पता, वरना हम तुम्हें पक्का बता देते। हम कसम खाते हैं। क्या मैं खाली हाथ वापस जा रहा हूँ? रणविजय ने भौहें सिकोड़ी और गहरी आवाज में कहा, चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, 3 दिनों के अंदर यू वुवेई से संपर्क करो, नहीं तो मैं तुम्हारे संप्रदाय को खत्म कर दूंगा। मैं समझ गया, हम उससे संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे, दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया। मैं हीरो से पूछने की हिम्मत करता हूँ, तुम संप्रदाय के मुखिया को क्यों ढूंढ रहे हो? पहले बुजुर्ग ने बड़ी सावधानी से पूछा। मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब तुम उससे संपर्क करो तो मुझे फोन करो।
रणविजय के हाथ की एक लहर के साथ 18 में से 11 कार्ड उड़ गए और दीवार पर एक फ़ोन नंबर उकेर दिया। फिर रणविजय पलटा और 18 कार्ड बारी बारी से उसकी जेब में वापस चले गए। रणविजय की पीठ को घूरते हुए वे सभी भावुक होकर आहें भरने लगे। दूसरे बुजुर्ग ने अपने सिर का पसीना पोंछा और आह भरी। हम एक बार फिर हार गए। हाँ, तीनों बुजुर्गों ने दबी आवाज में कहा। सौभाग्य से वह ग्रैंड मास्टर है और जब ये खबर बाहर आएगी तो हमें अपमानित नहीं होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब संप्रदाय टूट जाएगा तो हम अपमानित होंगे। पहले बुजुर्ग ने अपने 2 योद्धा भाइयों को घूरा और फिर उन्हें सांत्वना दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस कुछ पूछना चाहता है। चलो संप्रदाय प्रमुख से संपर्क करने का कोई तरीका खोजते हैं। हाँ, ... बाहर निकलते समय वांग मिंग ने बहुत देर तक हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वह रणविजय को याद दिलाना चाहता था कि वह ऐसे कठोर तरीकों का इस्तेमाल न करे। आखिरकार सम्राट किंग पर्दे के पीछे किंग फेंग संप्रदाय के समर्थक थे। हालांकि रणविजय के ये कहने के विचार से वांग मिंग के दांत में दर्द होने लगा कि यह सिर्फ किंग ड्रैगन का खून था। जो लोग अपने खून को जगा सकते थे वे सभी बड़े लोग थे। काश हम वापस आने के बाद जियाक्सिन को उसे मनाने दें। इसलिए वे कार में बैठ गए और चुपचाप वापस चले गए। आधे रास्ते में वांग मिंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे चिंता थी कि यह तुम ही हो जिसने जी परिवार में शादी की है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। तुम्हारी ताकत के साथ तुम हर जगह पूजे जाओगे। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, अनन्या और मेरे पास इतने सारे नियम नहीं हैं। हम एक कबीले बनने के बजाय एक साथ शांति से रहना चाहते हैं। ये सच है कि मास्टर आमतौर पर शहर के इलाकों में एकांत में रहते हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 27, रणविजय ने उत्तर दिया। एक 27 वर्षीय वु दाओ ग्रैंड मास्टर। यह आश्चर्यजनक है और आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इसका आपके उत्कृष्ट माता पिता से कुछ लेना देना हो सकता है। आखिरकार आनुवंशिक कारक भी होते हैं। वांग मिंग मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। क्या आप मेरे माता पिता के बारे में भी जानते हैं? रणविजय से पूछा। रणविजय की तरह देखते हुए वांग मिंग ने पुरानी यादों और प्रशंसा के साथ कहा, बेशक, आपके पिता आखिरकार युद्ध के भगवान हैं। युद्ध के भगवान? रणविजय हैरान था। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? वांग मिंग ने रणविजय की ओर देखा और कहा, आप और ली इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि यह आपके जन्म से पहले हुआ था। एक समय था जब दुनिया में कोई ग्रैंड मास्टर नहीं देखा गया था और ऐसा कहा जाता था कि वे सभी एक गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहे थे। आपके पिता एक स्वर्ग मंच मास्टर के रूप में सभी लड़ाइयों में अजेय थे और उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की और कोई भी ग्रैंड मास्टर के स्तर से नीचे उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने ये रिकॉर्ड 5 साल तक बनाए रखा, इसलिए उन्हें युद्ध के राजा के रूप में सम्मानित किया गया। यह उनका समय था। तुम्हारी माँ को खेती करना नहीं आता था और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म देने के बाद उसे वु दाओ ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचने में मदद की। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ी उसे उत्तरी बाघ गाई जिंगकोंग ने हरा दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर गाई जिंगकोंग का समय आया। 19 वर्षीय प्रारंभिक चरण के ग्रैंड मास्टर के रूप में गाई जिंगकोंग तुम्हारे पिता का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, जो उस समय उसके लिए मुश्किल था क्योंकि सभी मास्टर वापस आ गए थे और दुनिया बदल गई थी। फिर भी उसने 99 युवा प्रतिभाओं को हराया, लेकिन दुर्भाग्य से 100वीं लड़ाई में एक विदेशी मास्टर से हार गया। फिर सम्राट किंग का समय आया। पिछले 50 वर्षों में कोई भी सम्राट किंग के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और यह कहा जा सकता है कि उसने वास्तव में मार्शल कलाकारों की एक पीढ़ी को दबा दिया है। इस बिंदु पर वांग मिंग रणविजय को चेतावनी देने से खुद को नहीं रोक सका कि वह किंग फेंग संप्रदाय में बहुत अधिक परेशानी न पैदा करे। मेरे पिता युद्ध के भगवान हैं। रणविजय ने दृश्य की कल्पना की और हंसा। सभी लड़ाइयों में अजेय, महान उपलब्धियां और ग्रैंड मास्टर के स्तर से नीचे कोई भी अच्छी तरह से मेल खाने वाला प्रतिद्वंद्वी नहीं। वह बहुत अच्छा है। रणविजय उस समय अपने पिता के व्यवहार की कल्पना कर सकता था। हाँ, मेहरा गुआंग्यो, युद्ध के भगवान, जिन्होंने मार्शल कलाकारों की एक पीढ़ी को भी दबा दिया था, लेकिन बाद में उन्हें सफ़ेद बालों और युवा चेहरे वाले एक आदमी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनकी सभी मेरिडियन टूट गईं। वह आदमी किंग जेनजी कम से कम ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था। अगर यह चैन कबीले के सरदार के लिए नहीं होता तो आपके पिता मर गए होते, वांग मिंग ने एक आह के साथ कहा। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आप कुछ जानते हैं। वांग मिंग की ओर देखते हुए रणविजय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वांग मिंग ने अपना सिर हिलाया और रणविजय को एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। यहाँ तक कि चान कबीले के सरदार को भी नहीं पता था कि किंग जेनजी कहाँ से आया है। केवल तुम्हारे पिता ही सच्चाई जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। चिंता मत करो, तुम अब वु दाओ ग्रैंड मास्टर हो और तुम भविष्य में रहस्य को जरूर सुलझाओगे। ओह, वैसे तुम्हारा स्तर क्या है? वांग मिंग ने उत्सुकता से पूछा। रणविजय ने एक पल सोचा और जवाब दिया, शायद ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग मिंग की अभिव्यक्ति जम गई। आगे एक कार है। रणविजय ने सामने की ओर इशारा किया। वांग मिंग चौंक गया क्योंकि उसने आगे देखा। अचानक ब्रेक लगाने के बाद उसने कार को अपने सामने ब्यूक से 10 सेमी पीछे रोक दिया। लेट स्टेज। ओह,
तुम तो सिर्फ 27 साल के हो। वांग मिंग मुस्कुराया और भयभीत लग रहा था। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। केवल वे ही जानते थे जो वास्तव में प्रतिभा के संपर्क में थे कि वे क्या थे। क्या यह उचित है कि कुछ लोग उच्च स्तर पर पैदा हुए? क्या यह उचित है कि कुछ जानवर युआन यंग की ताकत के साथ पैदा हुए, अलौकिक शक्ति से संपन्न हुए और प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या यह उचित है कि कोई साधारण व्यक्ति केवल 30 या 50 वर्षों में कष्ट सहने की अवस्था तक पहुंच सकता है और 100 वर्षों में अमर हो सकता है? हमेशा असली प्रतिभाएं पैदा होंगी और यह अन्याय हमेशा मौजूद रहेगा। वे पूरे रास्ते चुप रहे। वास्तव में ये पूरी तरह से शांत नहीं था क्योंकि वांग मिंग समय समय पर आहें भरते थे। ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज, हे भगवान, आप कैसे साधना करते हैं? आप महान हैं, अद्भुत! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रणविजय न तो हंस पा रहा था और न ही रो पा रहा था। अगर उसे यह पता होता तो अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए वह वांग मिंग को नहीं बताता। दोपहर करीब 1 बजे दोनों वांग परिवार के पास लौट आए। पापा, आप इतनी देर से कैसे वापस आ सकते हैं? मेंग मैंग ने आपकी बहुत याद की, मेंग मैंग ने शिकायत की। रणविजय को कमरे में आते देख मेंग मैंग सोफे से उछल पड़ी और अपनी छोटी बांह उसकी ओर बढ़ा दी। रणविजय ने धीरे से मुस्कुराते हुए छोटी बच्ची को उठाने के लिए आगे की ओर बढ़ा। कोई खबर? अनन्या ने उम्मीद से पूछा। अन्य लोग भी पलटकर रणविजय की ओर देखने लगे। पिछली बातचीत से रोंग जियाक्सिन को पता था कि रणविजय एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन अनन्या ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। भीड़ की निगाहों के सामने रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, वह किंगफैंग संप्रदाय में नहीं है, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। ओह, चलो कुछ दिन इंतजार करते हैं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले लंच पर चलते हैं, उसके बाद आंटी तुम्हें टहलने के लिए बाहर ले जाएंगी, रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलते हैं, वांग मिंग ने सिर हिलाया। उनके जाने के बाद वांग या गेस्ट रूम में गई और झाओ फैंग और बाकी लोगों को उनके साथ पीछे की तरफ के रेस्तरां में जाने के लिए कहा। ठीक है, हाँ तुम आगे बढ़ो। जियाक्सिन, जियाक्सिन, वांग मिंग रोंग जियाक्सिन को आंख मारते और इशारा करते रहे। यहाँ आओ। रोंग जियाक्सिन उलझन में थी, फिर वह धीमी हो गई और वांग मिंग के पास पहुंची। इससे पहले कि वांग मिंग कुछ बोल पाती, रोंग जियाक्सिन ने उत्साह से कहा, आह मिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भतीजा भी एक मार्शल आर्टिस्ट होगा। वह अपने पिता जैसा है ना? मैं बहुत खुश हूँ। ये सही है, बिल्कुल अपने पिता जैसा। क्या तुम उसका स्तर जानते हो? वांग मिंग ने असमंजस में पूछा। जब उसे खबर मिली तो वह चौंक गया और असंगत हो गया। अगर जियाक्सिन को इसके बारे में पता चला तो वह इतनी शांत कैसे हो सकती है? मैं उससे शाम को पूछूंगा, रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उससे पूछा है, उसने आज किंगफैंग संप्रदाय को लगभग नष्ट कर दिया। वह एक लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर है। लेट स्टेज? मैं इस खबर से इतना डर गया था कि मेरा लगभग कार एक्सीडेंट हो गया था, वांग मिंग ने कहा। काबूम! रोंग जियाक्सिन के दिमाग में केवल ये शब्द थे, ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज, वह ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर है क्या? कुछ सेकंड बाद रोंग जियाक्सिन ने चिल्लाकर कई लोगों को डरा दिया। फिर रोंग जियाक्सिन रणविजय के पास भागा और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद रोंग जियाक्सिन अचानक चुप हो गया और 3 सेकंड के लिए रणविजय को देखता रहा। हर कोई उसकी आंखों में अजीबोगरीबपन और आराम देख सकता था। इसके तुरंत बाद वे रेस्तरां में पहुंच गए। रेस्तरां में सजावट बहुत साफ सुथरी थी और वहां केवल कुछ ही सजावट थी, सिवाय टेबल और कुर्सियों के, जो बहुत ही उज्ज्वल एहसास दे रही थी। रेस्तरां में छोटी डाइनिंग टेबल से लेकर बड़ी गोल मेज तक की टेबल और कुर्सियां थीं। जब वे पहुंचे तो उन्होंने हॉल में 8 या 9 लोगों को देखा, जो सभी वांग मिंग के रिश्तेदार थे। वांग मिंग के भाई और भाभी के अलावा, जिनसे वे अभी अभी मिले थे, एक मोटा गोरा लड़का था जो 7 या 8 साल का था और एक लड़की जो 13 या 14 साल की थी। वे सभी जिज्ञासा से अजनबियों को देख रहे थे। वे सभी रोंग के जाने के बाद बैठ गए। जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। रणविजय के परिवार को देखकर वांग मिंग के कई रिश्तेदार उनकी शानदार उपस्थिति से आश्चर्यचकित थे। जब सभी लोग बैठ गए तो नौकरों ने सबसे पहले चाय परोसी, क्योंकि हालांकि सभी सामग्री तैयार हो चुकी थी, लेकिन भोजन बनाने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। चाय के समय 13 या 14 साल की लड़की और 7 या 8 साल का लड़का चावल के आखिरी कुछ कौर अपने मुंह में डालने के बाद रणविजय के पास भागे। कितनी सुंदर और प्यारी छोटी बहन है, मैं उसे चूमना चाहता हूँ। गोरे और मोटे लड़के ने मेंगमैन को घूरते हुए बचकानी बातों से अपने प्यार का इजहार किया। अनन्या ने ठहाका लगाया रणविजय के लिए। वह तुरंत पलटा, अपना हाथ बढ़ाया और लड़के के माथे पर धीरे से हाथ फेरा। लड़के, तुम उसे सिर्फ देख सकते हो, चूम नहीं सकते, रणविजय ने चेतावनी दी। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं एक आदमी हूँ और मैं छोटी बहन की रक्षा कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। यह एक तरह से मार्शल आर्ट परिवार की अगोचर शिक्षा थी। लड़के सभी पुरुष प्रभारी थे और उन्हें अपने परिवारों की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि मेंगमैंग ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि दूसरे मेरी रक्षा करें। मेरे शक्तिशाली पापा ये कर सकते हैं। लड़का हंसा और उसे मेंगमैंग की बातों से कोई एतराज नहीं हुआ। 13 या 14 साल की लड़की ने अनन्या को घूरते हुए थोड़ी देर बाद झिझकते हुए पूछा, क्या तुम अनन्या हो? हाँ, अनन्या ने उसे मुस्कुराकर कहा।
वाह, छोटी लड़की ने बहुत खुशी से कहा और उत्साहित होकर कहा, अनन्या, मुझे तुम और तुम्हारे गाने बहुत पसंद हैं, खासकर फेरी टेल टाउन। मैं इसमें सभी कहानियों के नाम बता सकती हूँ और उन्हें गा सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? मेरे कई सहपाठी भी तुम्हें पसंद करते हैं। छोटी लड़की ने बड़ी उम्मीद से अनन्या की ओर देखा। जरूर, अनन्या मुस्कुराई और अपने छोटे से पंखे के पास झुक गई, और फिर उसने कई चेहरे के भाव बनाए और लड़की के साथ तस्वीरें लीं। फिर छोटी लड़की अपने भाई को लेकर खुशी खुशी एक तरफ भागी, छात्रों को दिखाने के लिए तैयार। भोजन जल्द ही परोसा गया। वे सभी अच्छे स्वाद वाले स्थानीय व्यंजन थे, लेकिन इस्तेमाल की गई सामग्री माउंट न्यू मून की तुलना में बहुत खराब थी। विशेष स्वाद वाले प्रामाणिक स्नैक्स के अलावा अन्य व्यंजनों ने उन्हें बहुत आकर्षित नहीं किया। मेंग मेंग ने जल्द ही खाना खत्म कर दिया। फिर उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और बाएं और दाएं देखा। वह सोच रही थी कि वे कब खाना खत्म करेंगे। छोटी राजकुमारी अच्छे मूड में थी क्योंकि वे दोपहर के भोजन के बाद मौज मस्ती के लिए बाहर जाते थे।